आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? नहीं, आईबी का पेपर बेटा नहीं हो पाएगा यहाँ पे एनालाइज। आपको रीजन उसका पता ही होगा, क्योंकि उसका एनालिसिस जो है कराने से मना करा गया है। इसी वजह से उसका एनालिसिस जो है नहीं कराया जाएगा आप सभी को। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हैं, बेहतरीन हैं और तैयार हैं पूरे तरीके इस सेशन को लगाने के लिए। आज जो है आपकी शाम को भी क्लास है। आपकी 6:30 बजे भी आपकी क्लास होनी है बायोलॉजी की। एंड इसके अलावा कल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं आईबी का एनालिसिस नहीं होगा। कल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए 6:30 के साथ साथ 6:30 के साथ साथ हम जो है रात को 9:30 बजे भी आपके लिए एनालिसिस करेंगे। मेरे दिल ने मुझे मना करा है, इसी वजह से मैं एनालिसिस नहीं करा रहा। एक्चुअली एनालिसिस जो आप अगर उसका नोटिफिकेशन देखें तो उसमें क्लियरली ये चीज मेंशन्ड है कि जो उसका एनालिसिस है वो आपको नहीं कराना है। इसी वजह से एनालिसिस जो है आपको नहीं कराया जाएगा। हाँ बिल्कुल। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो बाद वाले बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा सा फायदा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। अब उसके अंदर अपन लोग नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं और अपनी तैयारी को आगे लेके चलते हैं। चलो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे पिछले सेशन में एटमॉस्फेयर के बारे में, आपको शायद याद होगा। आज मैं एटमॉस्फेयर के साथ आपको एक और चीज पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, तब प्लान कर लेंगे, तब प्लान कर लेंगे। वो आपका है हिमालय। हिमालय हम पढ़ेंगे कि हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। इसके बाद अपने काफी सारे जो डॉट्स है वो कनेक्ट हो जाएंगे, यानी इसके बाद हमें काफी कुछ जो है सीखने को मिल जाएगा अपने इस पर्टिकुलर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। एटमॉस्फेयर पूरा करने के बाद जो सेकंड टॉपिक आज का होगा वो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। चीजों को शुरू करें, एक बार कंफर्मेशन देंगे। अब सभी लोग फटाफट से इधर आ जाएंगे एंड एक बार अपना, अगर किसी को भी दिक्कत आ रही है वो वीडियो चेक कर लेंगे, वीडियो ऑफ कर देंगे। दूसरी सही आया था, मुझे बताएं कौन से रिवर से आया था आकाश, आप एक बार मुझे बताएं। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। आज स्पेशल क्लास आपकी होगी। अब क्वेश्चन टैब में बाकी आपके डाउट्स जाएंगे। सबसे पहले हमने बात करा था कि सबसे पहली लेयर जो होगी आपकी ट्रोपोस्फेयर होगी। ट्रोपोस्फेयर की हमने सबसे पहली बात करी थी। ट्रोपोस्फेयर सबसे करीबी लेयर है, इसके बारे में हमने काफी सारी बातें आपके साथ डिस्कस करी थी। कोई बात नहीं, अभी वो हमने पढ़ी नहीं है, वो भी हम कवर करेंगे। इसके बाद अगले नंबर पे आता है स्ट्रेटोस्फेयर। इन दो की बात मैंने आपके साथ पूरे तरीके डिस्कस कर ली थी। जो एरोप्लेन्स होते हैं वो इसमें उड़ते हैं। ओजोन लेयर आपको यहाँ देखने को मिलती है। जो बीच वाला इलाका है वो आपका ट्रोपोपॉज कहलाता है। ऊपर की तरफ ट्रोपोस्फेयर है, नीचे की तरफ स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है जी। आगे चले, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन खाली करें, कृपया इधर फोकस करें, ठीक है। क्योंकि पेपर अभी आपके बचे हैं, ऐसा नहीं है आखिरी पेपर था, अभी बहुत कुछ आना बाकी है आपके जीवन में। इसके बाद अगले नंबर पे आता है आपका मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर लोअर में है। मीजोस्फेयर जो आपका है, याद रखेंगे इसमें टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट है। ये सब बातें मैं आपको कल बता चुका हूँ, फटाफट से बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं चीजों का। 80 किलोमीटर तक आपको ये लेयर देखने को मिलती है। यानी सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद ट्रोपोपॉज है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोपॉज, फिर मीजोस्फेयर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आयोनोस्फेयर जो आपका है ये आपको देखने को मिलता है। आयोनोस्फेयर जो आपका है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। और इससे दूसरी बात जो आपको सीखनी है वो ये है कि रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो यहीं से होता है। रेडियो कम्युनिकेशन जो है इसी से करा जाता है, और यहाँ पे रेडियो वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। ये दोनों पॉइंट से सवाल बन चुके हैं पेपर में, आप ध्यान रखें। कौन सी लेयर ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं? सवाल बन चुका है। कौन सी लेयर से रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल है? सवाल बन चुका है। रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करने वाली कौन सी रेज है? ये भी सवाल आपका बन चुका है, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके हैं। एक छोटा सा पॉइंट और आपको बताता हूँ। मोस्ट meteorites burn in this layer, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अरे भाई लाजवाब, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद कर आपने सही करा होगा। मीटियोराइट्स आपने देखा होगा बचपन में, हो सकता है आज भी आप जब आसमान में देखते हैं आपको टूटता हुआ तारा दिखता हो, और वो टूटते हुए तारे को देख के आप दुआ मांगते हो कि ऐसा ऐसा भगवान कर दो। और ये कुछ बातें हैं जो फेथ से जुड़ी है। देखिए भले ही साइंटिफिकली ये सब बातें जो है फालतू है, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो फेथ अगर नहीं है ना तो कुछ नहीं है। मतलब अगर आप फेथ को अपनी लाइफ से गायब कर देते हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीवन। बिकॉज एक पॉइंट तो ऐसा होता है जब आपके कंट्रोल में चीजें नहीं होती, तब आप सोचते हो कि हाँ यार मैं कुछ उम्मीद करता हूँ। वो उम्मीद फेथ पे डिपेंडेंट होती है। तो सब चीजें अभी आप निगलेक्ट ना करें, कुछ मानना चाहे मान सकते हैं। मैं पर्सनली मैं बहुत कम चीजें मानता हूँ, और ये भी मैं नहीं मानता हूँ कि जो टूटता हुआ तारा मान लेते हैं जा रहा है, मान लेते हैं आप आसमान में देख रहे थे और आपको टूटता हुआ तारा जाता हुआ देखा और आपने सोचा मैं इससे कुछ मांग लेता हूँ। आपने इस टाइप से शायद कभी नोटिस करा होगा, देखा होगा शायद आपने कभी। मान लेते हैं आसमान में से ऐसा कुछ जा रहा है टूटता हुआ तारा, और आप क्या करते हैं? इससे कुछ मांगने की कोशिश करते हैं।
कॉमेट अलग चीज होती है, मीटेओराइट होता है। ये क्या होता है एक्चुअली में, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसकी लेयर से टकराकर एक गर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, एंड ये जल रहा होता है। ठीक है, काफी सारे अधिकतर जो मीटेओराइट्स होते हैं ये जो है आपके हवा में ही जल के राख हो जाते हैं कृतेश। कुछ ऐसे हैं जो जाकर गिरते हैं और वो आप कहेंगे लोगों को पाए भी जाते हैं, मिलते हैं, कुछ गड्ढे बना देते हैं और आप देखेंगे क्रेटर्स बना देते हैं, जैसे कि लोनार लेक एग्जांपल आया है, गड्ढा बना देते हैं। और ये जो जनरली जितने भी मीटेओराइट्स होते हैं सब हवा के अंदर फ्रिक्शन की वजह से जल के खत्म हो जाते हैं। मैं उम्मीद करूँ आप बात समझ पा रहे हैं। मैंने यहाँ पे मोस्ट वर्ड लिखा है, देखो मोस्ट वर्ड लिखा है। मोस्ट का मतलब मैंने ये लिखा है कि अधिकतर जल जाते हैं लेकिन सारे नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। आयोनोस्फेयर को लेके 4 बातें मैंने आपको बताई हैं। इससे अगली जो लेयर आपकी होती है वो आपकी होती है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर हैज नो अपर लिमिट, हैज नो अपर लिमिट, याद रखेंगे। थर्मोस्फेयर इसके साथ साथ ही चलता है, आयोनोस्फेयर के पीछे पीछे चलता है, और वो भी मैं आपको कुछ फोटो से दिखाऊंगा। एक्सोस्फेयर जो है उसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है, याद रखेंगे। और जो इसका आउटर पार्ट है उसे आप मैग्नेटोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, मैग्नेटोस्फेयर के नाम से भी आप इसे जानते हैं। और हेयर ग्रेविटी इज वेरी क्लोज टू जीरो। यहाँ पर ग्रेविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, एग्जैक्टली जीरो तो नहीं होती है, बिकॉज कभी भी फॉर्मूला के अंदर आप नीचे जब 1/r² है तो कुछ भी वैल्यू रखोगे थोड़ी बहुत वैल्यू तो आएगी, बट इट इज वेरी क्लोज टू बीइंग जीरो। ठीक है, एक्सोस्फेयर के अंदर भी, इसके अंदर भी थोड़े चार्ज्ड पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, थोड़े बहुत, याद रखेंगे इसके अंदर भी। लेकिन पेपर अगर आपसे पूछता है कि डैश कंटेन्स चार्ज्ड पार्टिकल्स, तो आप अपना आंसर क्या देंगे? आयोनोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर या फिर मैग्नेटोस्फेयर? ऑब्वियसली आप आंसर अपना आयोनोस्फेयर ही देंगे। जबरदस्ती का रिस्क अपने को नहीं लेना है, जो जनरली जो सरकारी किताबें कहती हैं उन्हें पकड़ के आप चले। ये तो मैं कुछ थोड़ा सा हाई लेवल आपको बता दूं कि एक्सोस्फेयर में भी आपको, मैग्नेटोस्फेयर में कुछ पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा हाई लेवल जा रहा हूँ हल्का सा। याद रखेंगे एक छोटी सी बात कि जो एक्सोस्फेयर होता है हैज 2 belts known as वॉन एलेंस या पैन एलेंस रेडिएशन बेल्ट्स हैं। 2 बेल्ट्स ऐसी पाई जाती है एक्सोस्फेयर के अंदर। ये पेपर आपसे सवाल बना सकता है। एक्सोस्फेयर के नाम पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नोएल, बिल्कुल सही लिखा आपने। जो पहली बेल्ट है उसे बेल्ट 1 बोलते हैं। हाइट इसकी जो होती है वो होती है 2600 किलोमीटर। जो बेल्ट 2 होती है वो होती है आपकी 13,000 किलोमीटर टू 19,000 किलोमीटर की हाइट पे। यानी एक्सोस्फेयर के अंदर भी 2 अलग अलग लेयर्स आप कह सकते हैं, जिसमें जो पहली बेल्ट है उसे बोलते हैं वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट 1, और ये 2600 किलोमीटर ऊंची होती है हमारी पृथ्वी की सतह से। जो दूसरी बेल्ट है उसे आप बोलते हैं वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट 2, और ये 13,000 किलोमीटर से शुरू होती है और 19,000 किलोमीटर तक ये जाती है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में इस समय पड़ रही है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? फाइनली जब आप इससे भी बाहर की तरफ जाने लगते हैं, लास्ट में आपको दिखता है यहाँ पर मैग्नेटोपॉज। मैग्नेटोपॉज आपको देखने को मिलता है, और उसके बाद आपको यहाँ पर स्पेस देखने को मिलता है। इससे बाहर कुछ नहीं है। यानी अगर मैं पृथ्वी आपके लिए बनाता हूं तो इसके चारों तरफ आप ऐसे लेयर्स देख सकते हैं, और इसके बाहर जो भी आप देखते हैं यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, सब चीजें खत्म है यहाँ पर, और इसे आप स्पेस का नाम देते हैं। जो भी बॉडी आपको यहाँ दिखती है उसे आप सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हो? कोई सी भी बॉडी कैसी भी हो सकती है। स्लाइड आप फटाफट से देखें, फिर मैं इस टॉपिक को पैक करके कहानी को आगे लेके चलते हैं। बेल्ट आप नहीं समझे, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। आप बाहर एक पतली सी लेयर मान के चले एक अपना एटमॉस्फेयर की, उसके 2 हिस्से करें, और उसमें जो पास वाली होगी वो बेल्ट 1 है, जो दूर वाली होगी बेल्ट 2 है। क्या मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बात समझ गए? फटाफट नोट करें, मैं 30 सेकेंड्स आपको दे रहा हूँ। चले आगे। थर्मोस्फेयर के बारे में भी आपको मैं कुछ फोटोज दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर जो लिखा है वो लिखा है एक्सोस्फेयर हैज 2 belts known as von VAN Allen's radiation belts। पहली बेल्ट हाइट 2600, दूसरी बेल्ट 13,000 से 19,000 किलोमीटर तक की हाइट पे होता है। जनरली यस अनुराग, दोनों के बीच में वैसे कुछ खाली एरिया भी होता है, लेकिन आप समझने के तौर पे कह सकते हैं 2600 किलोमीटर के आसपास जब आप जाते हैं तो उस इलाके को वॉन एलन बेल्ट बोला जाता है। कुछ फोटोज मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, आप चिंता ना करें। बस 5 मिनट का आप मुझे समय दें। 5 मिनट तो ऐसे मैंने बहुत ज्यादा कह दिया। हो गया काम।
चलो जी, ये फोटो आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको अलग-अलग लेयर्स यहाँ पे दिख रही होंगी, जिसमें सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होगी, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होगी, फिर मेसोस्फेयर होगी, फिर आयोनोस्फेयर होगी, फिर आपकी एक्सोस्फेयर होगी। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होगी, जिसमें आपको सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, जिसके अंदर आपको ओज़ोन देखने को मिलेगी। उसके ऊपर जब आप जाएँगे मेसोस्फेयर, उसमें टेम्परेचर चेंज आपको देखने को मिलेगा। फिर आप जाएँगे आयोनोस्फेयर, वहाँ से रेडिएशन वापसी आ रही होगी और 5वें नंबर पे होगा आपका एक्सोस्फेयर, जिसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। हमने देखा सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर आपकी करीब 8 किलोमीटर से लेके 15-16 किलोमीटर तक की ऊँचाई पकड़ती है और यहीं पर आप कहेंगे अधिकतर एटमॉस्फेरिक फिनोमेना आपको देखने को मिलते हैं। इससे जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, तो आपको वहाँ पे ओज़ोन देखने को मिलती है। ये मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ रितिक। इसके बाद आपको ऊपर मेसोस्फेयर देखने को मिलता है। मेसोस्फेयर से जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, तो आपको थर्मोस्फेयर देखने को मिलता है और थर्मोस्फेयर के बाद आपको ऊपर एक्सोस्फेयर देखने को मिलता है, ठीक है? अब एक मन में सवाल है, सर यहाँ पर आयोनोस्फेयर नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है। पहली बात, ये लेयर्स यहाँ पर ऐसा कोई, ये थोड़ा-सा मिक्स अप होता है, ऐसा नहीं है कि मैंने स्केल से एक लाइन बना दी और यहीं पे खत्म हो गया सब। चीज़ें आपस में मिक्स होती है, तो इंसान अपना समझने के तौर पे इनके बीच में लाइनें बना देता है। ये सब चीज़ें थोड़ी-सी मिक्स ही होती हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि मैंने लाइन बना दी तो इससे ऊपर होगा ही नहीं और इससे नीचे होगा ही होगा, ठीक है? आगे चलते हैं। कुछ फोटोज़ आपको और दिखाते हैं, जैसे आप इस फोटो को देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम और आगे चलते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम यहाँ चलते हैं, ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोपॉज़ है और आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोपॉज़ है, मेसोस्फेयर, मेसोपॉज़, थर्मोस्फेयर, थर्मोपॉज़, एक्सोस्फेयर आपको एंड में देखने को मिलता है और इसके बाद आप कहेंगे आउटर स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? आगे चलते हैं। इस समय मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ के उन्हें इग्नोर कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, आपको पता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की आपसे मैं बात करता हूँ, तो आप ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर देखेंगे, उसके बाद मेसोस्फेयर देखेंगे, फिर आप थर्मोस्फेयर देखेंगे, फिर आप एक्सोस्फेयर देखेंगे। बहुत सारी चीज़ों के मैंने बारे में आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करा है। कहानी को और आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर आप टेम्परेचर चेंज देख पा रहे हैं, पहले टेम्परेचर घटता है, फिर बहुत समय तक कांस्टेंट रहता है, थोड़ा बहुत एंड में जाके बढ़ता है। मेसोस्फेयर में टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको बताया, एकदम गिरता है, यहाँ पे मेसोपॉज़ आता है, थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है। हमने देखा ओज़ोन डिप्लीशन अगर होता है, तो ये जो लेयर आप देख पा रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर का हिस्सा होगा हरी वाली और ये जो आपका होगा, ये आपका ओज़ोन लेयर है। ओज़ोन लेयर अगर बनी रहती है, तो जो यूवी रेडिएशंस होती है वो कम आ पाती है। अधिकतर रेडिएशंस जो है यहाँ से टकराकर वापसी चली जाती है। लेकिन ओज़ोन डिप्लीशन होने की वजह से ये रेज़ अंदर आ जाती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, पृथ्वी काफ़ी गर्म हो जाती है और हमारे को काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को जो है कैंसर्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको आयोनोस्फेयर की कुछ लेयर्स दिखाना चाह रहा हूँ। आप नोटिस करेंगे तो आयोनोस्फेयर एक सिंगल लेयर नहीं है, आयोनोस्फेयर कई अलग-अलग लेयर्स में टूटा हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ई रीजन आप देख रहे हैं, उससे ऊपर की तरफ हम एफ रीजन देख रहे हैं। यानी आयोनोस्फीयर काफ़ी नीचे से शुरू होकर काफ़ी ऊपर तक जा रहा है और सबसे पहले ई रीजन आता है, उसके बाद ऊपर एफ रीजन आता है। अगर आप इसे नोटिस करते हैं, तो आयोनोस्फीयर एक्चुअली मेसोस्फीयर के ठीक पास से शुरू होता है और थर्मोस्फीयर के भी ऊपर तक जाता है। आयोनोस्फीयर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है मेसोस्फीयर से और आपका काफ़ी ऊपर तक जाता है। समझ पा रहे हैं? यानी आयोनोस्फीयर जैसे आप मेसोस्फीयर लिख रहे थे, वो भी सही है। डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर ऐसे अलग-अलग लेयर्स होती है। सबसे पास वाली डी लेयर होती है, उसके बाद ई लेयर होती है और उसके बाद एफ लेयर आपकी होती है। 1-2 फोटोज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर मैं इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहता हूँ, तो इसके अंदर आपको ओज़ोन देखने को मिलती है। इसके बाद मैं इसे मेसोस्फीयर कहता हूँ और ऊपर थर्मोस्फीयर कहता हूँ। यानी आयोनोस्फीयर बेसिकली एक ऐसी लेयर है, वो आपको मेसोस्फीयर के ऊपर वाले पोर्शन में और थर्मोस्फीयर दोनों के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो जब मैं आपसे बात करता हूँ आयोनोस्फीयर की, तो आयोनोस्फीयर का मतलब होता है मेसोस्फीयर का ऊपर वाला हिस्सा और थर्मोस्फीयर का पूरा ऑलमोस्ट सारा हिस्सा। आगे चलते हैं। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं? ये सारी कहानी है, यानी आयोनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर अलग-अलग लेयर्स है, लेकिन दोनों ओवरलैप करती हैं। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसा इलाका है जहाँ पे आयंस देखने को मिलते हैं, वो आयोनोस्फीयर कहलाता है और चांस की बात है वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो उसे थर्मोस्फीयर कहा जाता है। मेसोस्फीयर के ऊपर वाले हिस्से में भी आप कहेंगे आयंस आपको थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं, तो उस इलाके को भी आप आयोनोस्फीयर कह सकते हैं, लेकिन वैसे वो मेसोस्फीयर के नाम से ही जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाए पार्टिकल किसमें रहते हैं, तो आपका आंसर इसका आयोनोस्फीयर होगा, क्योंकि अगर वो चार्ज पार्टिकल लिखना चाह रहा है, तो चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू आयन, तो आयन का मतलब आयोनोस्फीयर होता है। जी हाँ, आयोनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर आपस में ओवरलैपिंग लेयर्स हैं। दोनों लेयर्स अलग-अलग हैं, लेकिन ओवरलैपिंग लेयर्स हैं। आपको इसे नोट कैसे करना चाहिए? आपको जो फोटोज़ हैं, इन्हें घर पे आराम से बैठ के अपने पास बना लेना चाहिए, ऑब्वियसली विदाउट कलर्स, विदाउट द स्केलिंग। आपको ऊपर-ऊपर से बना लेना चाहिए इनका सीक्वेंस एंड मेरे हिसाब से उसके आपके पेपर के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? सारी चीज़ें बढ़िया हैं, सब ठीक है, सब बढ़िया। डाउट अब थोड़े बहुत देख लेता हूँ मैं। एक्सोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है 98.6 के आसपास होता है। बाकी थोड़ा-सा ऑप्शंस में आपको इसमें प्लस माइनस देखने को मिलता है। जनरली 98.6 के आसपास जो ऑप्शन में दिखता है, वही आपका टेम्परेचर होता है।
ऐसे कभी नहीं पूछेगा कार्तिक, ऐसे कभी सवाल नहीं बनता। जनरली 5 लेयर से अपना काम बन जाता है, जैसे आप सभी फ़ोटोज़ में देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एक्सोस्फीयर 5वीं है, यहाँ पर भी 5 है, 5 लेयर से काम बन जाता है। चलिए जी, आगे चलते हैं। डाउट लास्ट में नहीं देखोगे क्या? डाउट लास्ट में बिल्कुल देखेंगे आपके। अब चलते हैं जी आगे, कुछ बढ़िया बातें आपके साथ कर लेते हैं। क्योंकि मीज़ोस्फीयर और आयोनोस्फीयर ओवरलैपिंग है रश्मि, जैसा मैंने आपको अभी बताया, मीज़ोस्फीयर, आयोनोस्फीयर ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पे मेटेओराइट्स बर्न करते हैं। मैंने आपको आयोनोस्फीयर में पढ़ाया है और फ़ोटो में हो सकता है आप उसे मीज़ोस्फीयर के ऊपर वाले हिस्से में देख पाएँ, ठीक है? ये जो होता है ये आपने शायद क्लासमेट की कॉपी में भी कभी पढ़ा होगा। ये सब हमारे मतलब चाहे तो आप देखिए खुद इसे पढ़ सकते हैं, ये नॉर्दर्न लाइट्स वगैरह होता है। यानी एटमॉस्फेयर में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर से जो रेडिएशंस निकलती हैं, वो ये वाले कलर्स आपको देती हैं। जनरली पोल्स के पास आपको देखने को मिलता है। बाकी एक बार चाहेंगे तो इसे गूगल कर सकते हैं, मेरे नाम के बिना आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलो, आगे चलते हैं। चलें आगे, अब कुछ और डिस्कशन आपके साथ मैं कर लेता हूँ। 2 टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाने हैं। सबसे पहला जो आपका है, वो है आपका रॉक्स और दूसरा है आपका हिमालय। क्या आप पूरे तरीके तैयार हैं? यानी आज बहुत पथरीली बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं और आराम से इसे हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको रॉक्स के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है? रॉक्स मैंने कुछ और लिखा है क्या? ROCKS, ठीक है साहब? एटमॉस्फेयर पूरा खत्म हो चुका है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं। चलो जी। रॉक्स की कई लोग लिखते हैं नहीं स्टेटस पे आई रॉक्स, बिल्कुल बेटा यू रॉक। वो कहते नहीं आई रॉक्स। अरे मैंने कहा यार ब्लॉक करो इसे। रॉक्स की हम बात करते हैं, अगर आप ऐसा लिखना चाहें तो आई के साथ एस नहीं आता है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। रॉक्स की अगर हम बात करते हैं और तो इसे आराम से समझने के लिए आपको मुझे 10 से 15 मिनट देने होंगे। कुछ डेटा ऐसा है जो कि आपको यहाँ पर याद करना होगा, यानी जिसमें मैं आपकी चाहकर भी मदद नहीं कर पाऊंगा, आपको बस मैं वो नोट करा दूंगा और आपको फिर उसे घोट के पीना होगा। कह दो सर वो हम कर लेते हैं, हमने यही तो करा है स्कूल में, याद तो हम कर लेंगे, उसकी कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। रॉक क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। ये रॉक अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो कि बदलती रहती है। यानी ये भी एक इंसान के तरीके है। कभी इंसान बच्चा होता है, कभी इंसान बड़ा हो जाता है, कभी इंसान बूढ़ा हो जाता है, कभी इंसान फिर से कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाता है, फिर से वो एक इंसान बन जाता है। यही जो है जीवन चलता रहता है और रॉक का भी जीवन कुछ इसी तरीके का है। यानी एक ही रॉक जो आज इग्नियस रॉक है, कल को हो सकता है आपको मेटामॉर्फिक रॉक बन के दिखे और हो सकता है परसों ही आपको सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिले। सबसे पहले मैं आपको कुछ रॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ। यानी रॉक्स के अंदर चेंज आता रहता है। कभी वो WWE का स्टार बन जाता है, जैसे कि दिपेश बता रहे हैं, कभी वो किसी मूवी में एक्टिंग करता है और कभी वो चुटकुलेबाजी मार के सोचता है कि मैं केविन भाई को जो है शर्मिंदा कर दूंगा। अगर आपको केविन भाई नहीं पता तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। जो रॉक है उसी का मिनी वर्जन है केविन नाम का, बढ़िया बंदा है वो भी। चलो आगे चलते हैं। जो रॉक्स है ये चेंज होती रहती है विद टाइम। समय आएगा तो रॉक एक तरीके की है, कल वो दूसरे तरीके की बन जाएगी, परसों वो तीसरे तरीके की बन जाएगी। इस टाइप से वो चेंज होती रहेगी, ठीक है? आगे चलते हैं। सबसे पहली जो रॉक है वो आपकी इग्नियस है। इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो आपकी होती है, इसे आप आराम से समझेंगे। इग्नियस रॉक जो आपकी होती है, ये मैग्मा से और लावा से बनती है। यानी ऐसा कुछ है, पृथ्वी जो जी हाँ, बिल्कुल आप लिख सकते हैं साथ। पृथ्वी में एक मान लेते हैं ज्वालामुखी था पृथ्वी के ऊपर, वो फटा, उसके अंदर से लावा निकला और वो लावा जो है निकलने के बाद ज़मीन पर फैल गया। फैलने के बाद वो ठंडा हो गया, काफ़ी समय तक वो ठंडा पड़ा रहा और धीरे-धीरे उसका जो है उसने एक मिट्टी का रूप लेना शुरू कर दिया। यानी उसका चूरा होने लगा, बुरादा बनने लगा और वो धीरे-धीरे जो है मिट्टी में कन्वर्ट होने लग गई और उसे ही आप इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, भाई बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। ये यही देखने के लिए देखो जो है हम इतनी मेहनत करते हैं कि जिस दिन आप एक-दूसरे के साथ चलने लग गए ना, आपको कोई नहीं हरा सकता। देखो 25 लाख की भीड़ है, अगर आप कुछ हज़ार बच्चे एक साथ भी चल लोगे तो मेरे हिसाब से समझदारी वाला ही काम है। हम सोचते हैं कि क्या यार एक दूसरे का नुकसान करें, कभी ना करें ऐसा, भला करें आपको ही भला होगा। रॉक्स की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सबसे पहली रॉक हमने यहाँ पे इग्नियस रॉक देखी है, मैग्मा और लावा के मिलने से बनती है, ध्यान रखेंगे। और ये वो रॉक है जो कि डायरेक्टली पृथ्वी के अंदर से आई है, यानी ऐसा तो नहीं है कि सेडिमेंट्स की वजह से बनी है, ऐसा तो नहीं है और किसी के चक्कर में बनी है। तो इस रॉक को हम बोलते हैं प्राइमरी रॉक। यानी ये वो मेन रॉक है जो कि पृथ्वी बनाती है और बाकी जो दोनों रॉक्स है ना, जो कि आपका होती है सेडिमेंट्री, जो कि मेटामॉर्फिक होती है, वो सब सेकेंडरी रॉक कहलाती है, क्योंकि इग्नियस रॉक के बनने के बाद ही वो आपकी बनती है। मैं उम्मीद करूँ आप बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर जो इग्निस होता है, आपने सुना होगा एक गाड़ी है मारुति सुजुकी की इग्निस, इसका मतलब होता है फायर।
तो यहाँ पर जो इग्निस है, इसका मतलब जो है फायर है, ठीक है? ये आप ध्यान रखेंगे, इसका मतलब जलना, आग, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है जी? इग्निस का मतलब फायर होता है और इग्नियस रॉक बनती है वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बनती है, यानी ज्वालामुखी जब फटता है, तो उसमें से जो भी निकलता है, जब वो ठंडा हो जाता है, काफ़ी हज़ार साल तक वो पड़ा रहता है, तो आप कहेंगे कि वो एक इग्नियस रॉक का रूप ले लेता है। जी हाँ, बिल्कुल आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात यहाँ तक समझ पा रहे हैं। बिल्कुल इग्नाइटर भी जो है इससे ही बना है। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक formed from igneous rock, यानी ये जो चट्टाने हैं ये अपने आप नहीं बनती हैं, ये इग्नियस रॉक के ऊपर जब हमारा नेचर एक्ट करता है तो उस वजह से आपको मेटामॉर्फिक रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलती है। आराम आराम से समझा दूं कहानी क्या। सबसे पहला क्या होगा, वोल्केनो जो है फटा। अब वोल्केनो फटने के बाद क्या होगा, इससे लावा जो है बाहर की तरफ आएगा। देखिए हमारी जो पृथ्वी है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके, आपको मैं बताता हूँ। हमारी जो पृथ्वी है कुछ ऐसी दिखती है। मान लेते हैं इसके ऊपर एक मैंने ज्वालामुखी आपके लिए बना दी है। हमारी पृथ्वी, अब जब आप घूमने जाते हैं कहीं, तो आप कहीं दूर से, हो सकता है कभी आपने ज्वालामुखी वगैरह देखा हो। अगर आप किसी ऐसे इलाके में गए हैं जहाँ ज्वालामुखी होते हैं, तो आपने हो सकता है मान लेते हैं इस टाइप से कोई ज्वालामुखी देखा हो। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप जरूर घूमने जाएंगे जीवन में, सभी मेहनत करते रहें, बाकी आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, मान लेते हैं इस टाइप से मैं एक ज्वालामुखी आपके लिए बना देता हूँ। अब भले ही हमें ऐसा लगता है कि ज्वालामुखी जो आप सामने देख पा रहे हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह भी लगे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ नुकसान देता है। बिकॉज ये जो रॉक होती है, इसकी फर्टिलिटी होती है अच्छी खासी, तो हो सकता है कुछ 100-50 किलोमीटर दूर आपने पौधे वौधे भी देखने को आपको मिले, और एक घूमने की जगह भी आपकी बन सकती है। क्या थोड़ी थोड़ी बात आप समझ पा रहे हैं? यानी ये जो मिट्टी है, ऐसा नहीं है कि अनफर्टाइल है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये जो मिट्टी है ये अनफर्टाइल नहीं होगी, ये मिट्टी जो है आपकी फर्टाइल ही है। चलो अब ध्यान से समझते हैं थोड़ा। अब होगा क्या, ये पृथ्वी के ऊपर से आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली पृथ्वी के अंदर ऐसा नहीं होता। पृथ्वी के अंदर का अगर मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूं, तो ये सिंपल सा ऐसा चलता है। ये ज्वालामुखी है और ये अंदर से कनेक्टेड होता है पृथ्वी के अंदर, और यहाँ पर आपको लावा ही लावा देखने को मिलता है। ये सब जगह आपको लावा देखने को मिलता है, और जब अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है तो इस पे धक्का महसूस होता है, और इसे ये ऊपर की तरफ आता है, और ऊपर आने के बाद यहाँ से इसमें विस्फोट होते हैं। विस्फोट होने के बाद ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। अगर लावा पतला होगा, अगर लावा पतला होगा तो उस केस में तेजी से बहेगा। सोच रहे हैं आप, बात को समझ पा रहे हैं? तेजी से बहेगा। लेकिन अगर लावा गाढ़ा होगा तो उस केस में स्लोली बहेगा, बिकॉज वो कम विस्कस होगा। यानी जो बहुत गर्म ज्वालामुखी होंगे उनका लावा पतला होगा और वो तेजी से आगे की तरफ बह के जाएगा, और जो बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, उनका लावा ज्यादा विस्कस होगा, तो थोड़ा स्लो मोशन में आगे की तरफ वो बढ़ेगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। ये मैंने आपको मैग्मा का बताया। मैग्मा और लावा में फर्क क्या होता है? जब वो अंदर है तो इसे बोलते हैं मैग्मा, जब वो बाहर है तो उसी को बोलते हैं लावा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं, है ना? जब ऊपर की तरफ आगे है तो लावा है, और जब अंदर की तरफ है तो ये मैग्मा है। तभी तो हमने लावा के मोबाइल देखे हैं, मैग्मा के मोबाइल तो नहीं देखे होंगे, क्योंकि मैग्मा का मोबाइल तो अंदर ही है अभी। तो लावा का मोबाइल आपने देखा है, बिकॉज वो सतह के ऊपर आ चुका है। छोटी छोटी बातें हैं जिससे आप चीजों को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, और भी कई तरीके होते हैं। किसी क्लास में हो सकता है मैंने आपको ऐसा बताया कि आप खाना वाना खा रहे हो, भूख लग रही है, तो मैं क्या कहूंगा अभी, अरे लावा रे, तो रोटी लावा। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया रोटी लाओ, इसका मतलब वो ऊपर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ। कई तरीके हैं देखो समझने के, किसी भी तरीके आप इसे समझ सकते हो। ये तरीका अभी याद आया तो मैंने कहा आपको इससे बता देते हैं, आगे चलते हैं। लावा जो है सतह के ऊपर होता है, मैग्मा सतह के अंदर होता है। यानी लावा जो है सरफेस के ऊपर आया हुआ मैग्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात आप समझ पा रहे हैं? बस अभिषेक, नाम बदल गया बिकॉज अब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ चुका है। यानी जो लिथोस्फेयर के अंदर की तरफ है वो मैग्मा कहलाता है, जो ऊपर आ गया उसे लावा बोलते हैं। मतलब ये कुछ टर्म्स है जो हमने बना रखी है। तो वीडियो कैसे बंद करना है ये आपको इनमें से कोई बता सकता है? चलो, अब होगा क्या, जब ये ऊपर की तरफ आ गया है तो इसके ऊपर हवा, पानी, ये सब चीजें इस पे आक्रमण करेंगी, इस पे जाके टकराएंगी। कभी इस पे, कभी हवा चल रही है, कभी जो है बारिश हो रही है, कभी आप कहेंगे वहां पे ग्लेशियर बन गया किसी इलाके में, कभी आप कहेंगे इस पे बिजली गिर गई। यानी इस पे अलग अलग तरीके के काम होंगे, अलग अलग तरीके के काम होंगे। तो होगा क्या है, जो चट्टान थी थोड़ी थोड़ी टूटने लगेगी। अब ऑब्वियसली एक दो दिन में ऐसा नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, बट ये चट्टान में धीरे धीरे तरेड़े आने लगेंगे। ऐसे इसी वजह से होता है, बिकॉज मान लेते हैं मैं एक बहुत बड़ा आपके सामने पत्थर बना देता हूँ। मान लेते हैं मैंने एक पत्थर बना दिए
पोटली जैसा। अभी जो पत्थर है, जब इसके ऊपर यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर बारिश होगी तो पानी इसके अंदर पूरे तरीके घुस जाएगा। अब जब ठंडक आएगी तो क्या पानी हो सकता है एक्सपैंड करे, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट करे। जब धूप पड़ेगी तो पानी उड़ेगा, धीरे धीरे करके इस पर तरेड़े बनने लगेंगे और लंबे समय में क्या होगा, ये झड़ने लगेगा, छोटा होता जाएगा, इसकी शार्पनेस जो है खत्म हो जाएगी एंड छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेगा। ठीक है जी, इसे बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इसे बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी रॉक्स का आप कहेंगे द ब्रेकडाउन या द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ rocks by the action of wind, water, glacial activities, etc. with time and pressure। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। यानी जो चट्टानें हैं वो टूटती हैं और वो हवा के और वाटर के या फिर ग्लेशियर के, इन सब चीजों के कांटेक्ट में आती है। बिल्कुल आप आराम से नोट करें। अच्छा, आई एम यूजिंग द वर्ड विंड हियर, नॉट एयर। व्हाट इज द डिफरेंस? विंड का मतलब होता है मूविंग एयर। जैसे मैं जहां पर बैठा हूं या जहां पर आप बैठे हैं, वहां पर विंड नहीं चल रही होगी, वहां पर एयर होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ पा रहे हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। होगा क्या, जब ये लंबे समय में टूटने लगेगी तो जैसे मैंने आपको बताया टूट रही है, अब होगा क्या, एक जमाना ऐसा होगा जब यहाँ पर पत्थर पड़ा होगा, एक दूसरा जमाना ऐसा होगा जब ये पत्थर जो है थोड़ा सा टूट चुका होगा और पत्थर की इसके ऊपर थोड़ी सी लेयर बनने लग गई होगी और ये पत्थर थोड़ा सा इस टाइप से बचा होगा। एक जमाना ऐसा होगा जब ये पत्थर और टूटने लगेगा, मान लेते हैं ऊपर की तरफ से लाल है, अब ये नीचे से ऊपर की तरफ लाल आ गई है लेयर थोड़ी सी, और नीचे की तरफ सफेद आ गई है और नीचे की तरफ पीली आ गई है। क्या आप समझ पा रहे हैं जो लेयर ऊपर थी वो नीचे कैसे पहुंच गई है समय के साथ? अब ऐसे ही जब हजारों साल बीत जाएंगे तो ये जो लेयर है बहुत नीचे तक पहुंच जाएगी, बहुत नीचे तक पहुंच जाएगी और उसके ऊपर प्रेशर जो है लगने लगेगा। एयर ऑलवेज मोशन में, अगर एयर मोशन में है तो उसे विंड बोलते हैं, और अगर आप इसे और टेक्निकली समझना चाहे, मूविंग एयर या द एयर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मेरे हिसाब से अभिषेक ये सेटिस्फैक्टरी आंसर होगा, बिकॉज एयर भले एयर के पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे बट मीन वेलोसिटी ऑफ दोस पार्टिकल्स इज जीरो। जो ऑन एन एवरेज अगर उसका मूवमेंट देखेंगे जीरो है, बट अगर मीन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, उस केस में उस ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को आप विंड कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप समझ पाए हैं कैसे लेयरिंग होती है, यानी कौन सी चीज ऊपर की एकदम नीचे जाती जाती है, नीचे की तरफ चलती रहती है, और ये जब ब्रेक करता है तो सेडिमेंट्स के रूप में टूटता है। अब सेडिमेंट्स के रूप में टूटने के बाद इसकी लेयरिंग होने लगती है। बिल्कुल अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। और इसी तरीके आप कहेंगे रॉक्स बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स इस तरीके बनती है। और इस प्रोसेस को, यानी द प्रोसेस, अभी पेज दिखा देते हैं, ऑफ कन्वर्जन ऑफ igneous to sedimentary by weathering to create soil and rocks in larger time interval is called lithification। इसे लिथिफिकेशन बोलते हैं। स्लाइड अभी आपको दिखा देंगे, चिंता ना करें। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इग्नियस टू सेडिमेंट्री रॉक्स बाय वेदरिंग। मैं आपको अभी इसके बारे में ग्रेवाल बता देता हूँ। जिससे कि मिट्टी बनती है, इसे हम क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन बोलते हैं। आप मुझे ग्रेवाल बताएं, अभी अभी आए हैं शुरू से हैं सेशन में, मैं आपको उस हिसाब से गाइड करता हूँ। टू सेडिमेंट्री, टू सेडिमेंट्री, जब आप कहेंगे मिट्टी बनती है और लंबे समय में उससे चट्टान बनती है, उसे हम कहते हैं यहाँ पर लिथिफिकेशन। जी हाँ ग्रेवाल, आप 2-3 काम कर सकते हैं, या तो सेक्शन 1 से देख सकते हैं या फिर करीब 15 से 20 मिनट के बाद, करीब आधे घंटे बाद आप मान सकते हैं। 15 मिनट मेरे हिसाब से काफी रहेंगे। हम यहाँ पर हिमालय स्टार्ट करने वाले, वहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब यह है कि मिट्टी बनती है और वही मिट्टी लंबे समय में जाकर रॉक बन जाएगी, बिकॉज उसके ऊपर और ज्यादा लेयर आती जाएंगी और वो दब कर इकट्ठा होकर एक रूप ले लेगी चट्टान का। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, पक्की बात। यानी अगर मैं आपको एक शॉर्ट में देखो बताऊं तो मैं कहता हूं इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्स बने हैं, जो कि सॉइल का रूप आप कह सकते हैं। ये वेदरिंग की वजह से होता है। अब जब इससे बहुत सारा टाइम मिलेगा और बहुत सारा प्रेशर मिलेगा, तो ये क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगी, और कंप्रेस होने की वजह से ये क्या करेगी, सेडिमेंट्री रॉक बनाएगी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? इग्नियस रॉक
जब हवा के कांटेक्ट में आके, पानी के कांटेक्ट में आके चूरा-चूरा हो जाएगी, तो वो आपका सेडिमेंट्स कहलाएगी। जब उसके ऊपर और लेयर्स आती जाएँगी, समय बीतता जाएगा, तो हम उसे क्या करेंगे, सेडिमेंट्री रॉक का नाम देंगे। मैं उम्मीद करूँगा बात समझ पा रहे हैं। जी हाँ, इसका मतलब एक रॉक कन्वर्ट होके दूसरी रॉक बन चुकी है, ठीक है? स्लाइड अब आप देखें पहले तो, एक स्लाइड आपके सामने ये है, एक और स्लाइड अभी आपकी बची होगी, वो भी आपको मैं दिखा दूँगा, चिंता ना करें। मनीष, एक बार मेटामॉर्फिक तक समझाऊँगा मैं और उसके बाद मैं आपको सारा एक साथ दोबारा समझाऊँगा, यानी एक बार पूरा प्रोसेस मैं रिपीट करूँगा, अभी एक बार अपने हाथ से आप निकाल लो। जी हाँ, चांदी, हम ऐसा कह सकते हैं। लिथिफिकेशन इसलिए कहते हैं बिकॉज़ इससे लिथोस यानी आप कहेंगे जो पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली सतह है, वो बनती है। इसलिए इसे लिथिफिकेशन का नाम हम दे सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अब अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनी है, क्या इसकी भी टेंडेंसी टूटने की होगी? जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल, रॉक्स कन्वर्ट होती रहती है, तो ये भी आगे जाके टूटने लगेगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि मेटामॉर्फोसिस होती है, एक आपको पता होगा जिसमें आप कहेंगे बटरफ्लाई जिससे बनती है, सुना होगा। गाना भी है एक बटरफ्लाई करके, वो गाना आप आराम से सुन लेना। वो गाना मैं आपको यहाँ नहीं सुनाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको बस ये बताऊँगा कि जैसे जो एग है, वो बनता है लार्वा और वो बनता है प्यूपा और वो बनता है बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई बनने के बाद जो जसमानक है वो कहते हैं बन के तुसी बटरफ्लाई कित्थे ही चल रहे हो। अब बाकी तो कहानी आप आराम से सुन लेना, ठीक है? अब ये जो बटरफ्लाई है बन गई है, ये जो प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ मैं मेटामॉर्फोसिस। आपने शायद सुना होगा मेटामॉर्फोसिस ऑफ बटरफ्लाई, यानी इसका जो जीवन है उसमें अपना रूप बदलती रहती है। और इसी तरीके हमारा भी होता है। हमारा जो मेटामॉर्फोसिस है वो फिजिकल मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, वो जो है ना आपका इमोशनल होता है। यानी कभी आप छोटे बच्चे होते हो, कभी आप बड़े होते हो, थोड़ी ज़िम्मेदारी आती है, स्कूल गोइंग हो जाते हो, उसके बाद और बड़ी ज़िम्मेदारी आती है, आपको अपने रिश्ते-नाते निभाने आ जाते हैं, फिर आपको रिश्ते तोड़ने आ जाते हैं और फिर तो आपको पता है, फिर आप एसएससी एस्पिरेंट बन जाते हो। बस ये आखिरी स्टेज है जीवन की। इसके बाद आपको पता है, वन्स एन एसएससी एस्पिरेंट ऑलवेज़ एन एसएससी एस्पिरेंट। सिलेक्शन के बाद भी वो जो चोट लगती है इंसान के दिल पे, वो ऑफिसर के मन से भी नहीं जाती है। अरे जस्ट किडिंग, चिंता मत करो, सब बढ़िया होगा, डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। चलें आगे। एग, लार्वा, प्यूपा, बटरफ्लाई, थोड़ा बहुत डरना चाहिए ना, कभी-कभी तो बच्चों को डराना भी चाहिए। आगे चलते हैं। अब होगा क्या, जब ये टूटने लगेगी, तो इस पे हीट काम करेगी। यानी जब ये पृथ्वी के अंदर जाती जा रही है, तो नीचे की तरफ से गर्मी भी तो आने लगेगी इसके पास। टूटने का मतलब आप कहेंगे यहाँ पे ब्रेक हो जाना इसका, जैसे इसके ऊपर लेयरिंग आती जा रही है, ठीक है? तो क्या ये नीचे की तरफ जाते-जाते इसके पास हीट आती जा रही है? अब हीट आने के बाद, क्योंकि ये हीट इस वजह से आई बिकॉज़ ये इनर लेयर्स ऑफ अर्थ के पास पहुँच चुकी है। इसे वेदरिंग नहीं कहेंगे, बिकॉज़ वेदरिंग कह सकते हैं, बट वेदरिंग होता है जो अपर लेयर पे हमारे फिनोमेना जैसे विंड, वाटर, ग्लेशियर चलता है, उसकी वजह से टूटना कहते हैं। समझने के तौर पे कह सकते हैं। अब अंदर की तरफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ काम करेंगी, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है आपस में मूव करेंगी और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप कहेंगे प्रेशर और हीट के चक्कर में ये फिर से ब्रेक हो जाएगी। और इसी वजह से इसे आप मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक बन गई है। जी हाँ, सेडिमेंट्री रॉक ब्रेक होगी, मेटामॉर्फिक बनेगी, फिर से इसकी वेदरिंग होगी, फिर से ये आगे जाके सेडिमेंट्री बन जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये साइकिल आप पूरे तरीके से समझ पा रहे हैं। अपने को इतना ही समझना है, अगर आपको 50% भी समझ आ गया, अपना काम बन जाएगा। कोई स्कूल की क्लास अगर होती तो मैं आपको इसे 100% समझाने की कोशिश करता। एसएससी यहाँ से बस ऊपर-ऊपर से ही सवाल पूछता है, तो ऊपर-ऊपर का मैंने आपको बता दिया है। इनफैक्ट थोड़ा-सा डिटेल में ही जाके बताया, जो सवाल बनते हैं वो मैं आपको नोट कराने वाला हूँ अगले पेज से। सबसे पहले सवाल ये बनेगा कि ये अगर सेडिमेंट्री है, तो ये आगे जाके कौन से मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है? समझ पा रहे हैं आप बात को? एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूँ कि अगर कोई पिकाचू है, तो वो राइचू ही बनेगा। अगर कोई डोडो है, तो चार्लीज़ार्ड ही बनेगा। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। अगर कोई पिजियोटो है, तो पेगासस ही बनेगा। अब मुझे इतना याद नहीं है, हो सकता है कुछ और बनता हो, काफ़ी समय हो चुका है। ऊपर-ऊपर से तो याद है, चार्मेंडर बिल्कुल सही। हाँ, कैमेलियन बनता है चार्लीज़ार्ड। चार्लीज़ार्ड बढ़िया लगता था मुझे। ये जो है सेडिमेंट्री है, ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। कौन-सा क्या बनता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। चलो भाई, बहुत बढ़िया, सारे अनुलोम-विलोम, प्रायवाची सब इन लोगों ने याद कर रखे हैं, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, लाजवाब। समझते हैं ज़रा कुछ बातें। सबसे पहले एक चीज़ होती है सैंडस्टोन, ये कन्वर्ट होके बनती है क्वार्टज़ाइट। क्या मैं उम्मीद करूँ आप समझ पा रहे हैं कि इस साइड जो भी आपको दिखेगी सेडिमेंट्री है, इस साइड जो भी आपको दिखेगी ये मेटामॉर्फिक है। ये तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। इसी टाइप से अगर मैं आपसे कहता हूँ कोई इग्नियस रॉक है, वो आपकी मेटामॉर्फिक बननी है, तो वो आपकी एक होती है इग्नियस रॉक, जिसका नाम है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का पत्थर जो किचन में होता है, जैसे आप एक बच्चा जो है कंफ्यूज हो रहा था, इसे ग्रेफाइट समझ रहा था, आपको शायद याद होगा, हो सकता है आप में से कोई हो। तो ग्रेनाइट भी कन्वर्ट होता है मेटामॉर्फिक में, लेकिन वो ये सेम थोड़ी बनाएगा, वो तो कुछ और बनाएगा। ये आपका मेटामॉर्फिक इसका रूप हो गया।
नहीं, वो कन्वर्ट होके सेडिमेंट्री के रूप में चला जाएगा, मेटामॉर्फिक। मैं अभी आपको एक चार्ट बनवाऊंगा अगले पेज पे, वो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? यानी अगर कोई पिकाचू है तो वो ऐसा तो नहीं है चार्लीजार्ड बन जाएगा, वो अपना राइचू ही बनेगा। इसी टाइप से जो कैमेलियन है, जैसे सब बता रहे हैं, वो चार्लीजार्ड ही बनेगा। तो ऐसे ही ग्रेनाइट जो है वो आपका निस ही बनेगा, और अगर आप सैंडस्टोन की बात करते हैं तो क्वार्टजाइट ही बनेगा। सब आपस में कन्वर्ट हो रही है। आप बिल्कुल, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। सो ना बाकी अगले पेज पे मैं आपको कुछ बनवाऊंगा, वहां से आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है? संज्ञा से सुपर संज्ञा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। प्लैटिनम से सुपर प्लैटिनम कह देता, लगता कि पढ़ाकू बात कर रही है। संज्ञा से सुपर संज्ञा बनना है, बताओ, कमाल हो गया। संज्ञा से भैया भी तो होता होगा एक कन्वर्जन, ऐसा नहीं है क्या? अब बात कर लेते हैं अगले की। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ, एक सेडिमेंट्री है, ये मेटामॉर्फिक बन जाता है। एक शेल होता है, शेल एक सेडिमेंट्री है, इससे स्लेट बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर आपसे पूछ चुका है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको अगले पेज पे कॉस्ट्यूम कुछ बनवाऊंगा, उसके बाद आप आराम से समझ जाएंगे। मुझे बताएं, आप समझ पा रहे हैं? तीन कन्वर्जन बताए हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। शेल जो हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया, इसका स्लेट। ठीक है? ये तीनों याद कर लेना। ऊपर ऊपर से पूछा जाता है, आप सबको पता है, इससे बहुत सारे सवाल नहीं बनते हैं, तो हम ऊपर ऊपर से इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगले पेज पे चार्ट बनवा रहा हूँ, उसे सुकून से समझ लेना। जब वो पूरा हो जाएगा, मैं पूरा आधा मिनट दूंगा उसे नोट करने का, और उसके बाद आप आराम से नोट कर लेना। फिर मैं अगले टॉपिक पे चलूंगा। जब तक मैं पूरा ना बता दूं, कोशिश करना आप नोट मत करना। ठीक है? ये सेडिमेंट्री है, और ये आपकी इग्नियस है, ग्रेनाइट, और सैंडस्टोन आपकी सेडिमेंट्री। सबके साथ मैंने लिख दिया कौन सी क्या है। ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए, अगर मेरे पास इग्नियस रॉक है, ये आपकी बनी है, ठीक है? और इग्नियस रॉक की अगर मैं वेदरिंग कर देता हूं, तो इससे मेरी बनती है सेडिमेंट्री, या आप कहेंगे सेडिमेंट्स बनते हैं। और सेडिमेंट्स के ऊपर जब मैं प्रेशर लगाता हूं और बहुत सारा इसे मैं समय देता हूं, तो इससे बनती है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है? अब सेडिमेंट्री रॉक पे जब मैं हीट और प्रेशर लगाता हूँ, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। यहाँ पर गर्मी जरूरी है और यहाँ पर टाइम जरूरी है। टाइम इसमें भी लगता है ऑब्वियसली, यहाँ टाइम भी लगता ही है, ऐसा नहीं है एक दिन में हो जाएगा। तो यहाँ से बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। यानी अगर किसी रॉक के ऊपर आप हीट और प्रेशर दोनों एक साथ लगाते हैं, तो वो जो रूप ले लेता है, मेटामॉर्फिक रॉक का रूप ले लेता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। इसी तरीके मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इसके ऊपर भी हीट और प्रेशर लगा सकता हूँ, और तब भी मेरा ये काम बन जाएगा, प्लस टाइम भी यहाँ पर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। इसी तरीके अब मेटामॉर्फिक रॉक जो आपकी है, मेटामॉर्फिक रॉक आगे जाके मान लेते हैं इसका वेदरिंग होता है, वेदरिंग इसका होता है, तो ये फिर से आपकी सेडिमेंट्स का रूप ले लेगी, और वो सेडिमेंट्री रूप आपकी पूरे तरीके बन जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक अगर बहुत ज्यादा अंदर की तरफ चली गई, तो मेल्टिंग भी हो सकती है इसके अंदर। यानी ये जो है आप कहेंगे इसकी मेल्टिंग हो गई है। मेल्टिंग होने के बाद इसका मैग्मा बन चुका है, और यही मैग्मा जो है पृथ्वी के ऊपर की तरफ आता है और लावा का रूप लेता है, और लावा और ऊपर की तरफ आता है, कूल डाउन होता है, और इग्नियस रॉक का रूप ले लेता है। टेक योर टाइम, दिस इज नोन एज रॉक साइकिल। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको नया बता रहा हूँ, ये सब पुराना है। बिल्कुल, 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 बस पूरी उम्मीद है, बिल्कुल पक्का होगा, बस आप मेहनत करते रहें। मेल्ट होती है चाँदनी गर्मी की वजह से। जैसे पृथ्वी के अंदर आपको पता होगा बहुत ज़्यादा हीट है हमारे पास, जिससे हम जियोथर्मल एनर्जी बनाते हैं। अगर वो उस लेयर तक पहुँच गई है, तो वहाँ पर हीट की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा, और वो इग्नियस बेसिकली मैग्मा बन जाएगा। मैग्मा बनने के बाद धीरे-धीरे वो ऊपर आएगा, और ऊपर आने के बाद ये आप कहेंगे इग्नियस का रूप ले लेगा। ठीक है? एक बार रिपीट कर देता हूँ, चिंता ना करें। देखिए कायदे की बातें बताता हूँ, बड़े ही ध्यान से समझना। अगर मैग्मा है, इग्नियस बना देगा। ठीक है? अगर मैग्मा है, वो आपकी इग्नियस बनाएगा। ठीक है? मैग्मा से लावा से इग्नियस, इग्नियस की वेदरिंग करोगे, वेदरिंग किसी भी चीज की करोगे, उसका सेडिमेंट बनेगा। अगर किसी पे भी हीट और प्रेशर दोनों लगाओगे, उसका मेटामॉर्फिक बनेगा। अगर उसे मेल्ट कर दोगे गर्मी की वजह से, तो उसका मैग्मा बनेगा, और आगे जाके इग्नियस बनेगा। फिर बताता हूँ, किसी की वेदरिंग करोगे, सेडिमेंट्स बनेंगे, जो कि प्रेशर के साथ सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। किसी पे हीट और प्रेशर दोनों लगाओगे, मेटामॉर्फिक बनेगा। और किसी पे सिर्फ और सिर्फ हीट लगा दोगे बहुत ज्यादा, तो वो पिघल कर मैग्मा बन जाएगा, जो कि आगे जाके इग्नियस रॉक का रूप ले लेगा। क्या मैं उम्मीद करूँ आप यहाँ तक बात समझ पाए? वेदरिंग का मतलब होता है आकांक्षा की, जब हवा, पानी या फिर बर्फ, ये सब चीजें किस चीज पे आती हैं, और उसे उसकी शेप को चेंज करती है, और धीरे धीरे उसे तोड़ती है छोटे छोटे रूपों में। जैसे पत्थर है, वो टूट टूट कर क्या होता है आपका मिट्टी बन जाता है, उसे हम कहते हैं वेदरिंग। ठीक है? मैं उम्मीद करूँ आप बात समझ पा रहे हैं। एक और चीज आपको बताता हूँ, इस डेफिनेशन को आप ध्यान से देखें। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इग्नियस टू सेडिमेंट्री बाय वेदरिंग टू क्रिएट सॉइल, ये रहा आपका
इग्नियस से सेडिमेंट्स बनते हैं सीधा सेडिमेंट्री, आप इसे लिथिफिकेशन भी कह सकते हैं, बिकॉज इससे ही तो सॉइल अपनी बनती है। जब आप किसी चीज को तोड़ते हैं इग्नियस से इधर की तरफ सॉइल बनती है। ये ना इन जनरल कुछ टर्म्स जो मैं आपके दिमाग में बस डालना चाह रहा था, कीवर्ड यही चलते हैं, वेदरिंग हो गया और आपका हीट हो गया और आपका यहाँ पर प्रेशर साथ में हो गया, यहाँ पर सिर्फ हीट हो गया एंड बहुत ज्यादा हीट आपका अगर होगा तो इग्नियस का रूप ले लेगा। ठीक है जी। बिल्कुल आप समझने के तौर पे ऐसा कह सकते हैं, एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही अंदर की मिट्टी है, मतलब ये क्रस्ट को भी आप पार करके जब और अंदर जाएंगे, एस्थेनोस्फेयर वगैरह वहां पड़ते हैं, वहां पर जाकर ये कन्वर्जन होता है। तो ये सिर्फ समझने वाली बातें हैं ऊपर ऊपर से, अगर ऐसे डेप्थ में पढ़ना है तो ये स्कूल की किताबों में आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, कुछ यूपीएससी की किताबों में मिल जाएगा। आप चाहे तो कोचिंग लियोंग ले सकते हैं, उस किताब में काफी अच्छे समझा रखा है, बट वो जो डेटा है वो आपको यूपीएससी ओरिएंटेड डेटा है, जो एसएससी में पढ़ने में कुछ फायदा होना नहीं है अपने को, इस वजह से वो मैं आपको नहीं बताता। ठीक है, अगर आप कभी भी फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ना चाहें तो कोचिंग लियोंग नाम की किताब आती है, पीली सी किताब है, वो आप ले सकते हैं, उसमें काफी अच्छे से चीजें समझा रहे हैं। हाँ थोड़ा सा टेक्निकल है तो इट वोंट बी दैट इजी, बट समझ आ जाएगा, ज्यादा मोटी किताब नहीं। एसएससी के लिए उसे ना खरीदें। ठीक है। अच्छा ब्लैक हो गए नए वाला वर्जन, ठीक है। कोचिंग लियोंग, आगे चलते हैं। एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों से ना खरीदें, कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है जी। गो चेंग लियोंग, आगे चलते हैं। अब जीसी लियोंग, हाँ जीसी लियोंग, हाँ जीसी लियोंग के नाम से हो सकता है आपने सुना, गोचेंग लियोंग है उसका पूरा नाम। आगे चलते हैं जी। ठीक है, यहां तक मैंने आपको एक और बढ़िया सी चीज समझा दी है। अब मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ एक ऐसी चीज जिसे हम बोलते हैं हिमालय। ये थोड़ा सा चटपटा होगा और ये आज का आखिरी टॉपिक भी होगा, थोड़ा सा मतलब बढ़िया लेवल पे हम इसे समझेंगे। गुड वन, चलो बढ़िया है। हिमालय की हम यहाँ पे बात करेंगे, हिमालय कैसे बनता है हम इसकी यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सभी का स्वागत है। चलते हैं आगे। पूरा आधे मिनट का मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ, आप आराम से चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, फिर मैं आपके साथ आगे चलता हूँ। एक बार कंफर्मेशन देंगे आप सभी को आवाज साफ आ रही है? मैंने मौका देख के रिफ्रेश भी कर लिया है, जिससे बीच में दिक्कत ना है, आप सब जब तक नोट कर रहे थे। चलो शुरू करते हैं। हिमालय की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हिमालय को समझने से पहले हमें ये समझना होगा हिमालय कौन सा है। मैं जैसे ही आपको बताऊंगा हिमालय एक टाइप का यंग फोल्ड माउंटेन है, तो आपको मन कहेगा सर ये यंग फोल्ड माउंटेन क्या होता है, तो क्यों ना मैं पहले आपको यंग फोल्ड माउंटेन सिखा दूं कि भाई ये यहाँ से नया टॉपिक है। अगर आपने यहाँ से आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा इस कोर्स में तो भी आप इसे लगा सकते हैं। बस एक छोटी सी बात है कि थोड़ा सा भारी टॉपिक रहेगा, तो इसे समझने की थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश हमें करनी पड़ेगी। बाकी नया टॉपिक है, हेडिंग आप आराम से डाल सकते हो। हिमालय लिखना हिमालय लिख लो, माउंटेन लिखना माउंटेन लिख लो, कुछ नहीं लिखना कुछ मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू करते हैं जी। हम यहाँ पर बात करेंगे एक एक करके, मेनली हम हिमालय पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पढ़ने से पहले हमें माउंटेन को समझना होगा कि पहाड़ अपने आप में क्या होते हैं। बिकॉज आपको शायद याद होगा मैंने अभी आपको टाइप्स ऑफ माउंटेन नहीं पढ़ा था, और मैंने आपको कहा था सही समय देख के मैं आपको वो सब पढ़ाऊंगा कि प्लेट्यू कैसे बनता है, माउंटेन कैसे पड़ता है। तो यही वो सही समय है जब हम इन चीजों की बात करने वाले हैं। ठीक है जी। अब जब भी हमारी पृथ्वी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको पानी भी देखने को मिलेगा। अगर आप सतह देखते हो पृथ्वी की, तो पृथ्वी की सतह कुछ इस टाइप से होती है। इस टाइप से कुछ सतह होती है, और यहाँ पर सब जगह क्या होता है, पानी भरा होता है। इस टाइप से पृथ्वी पे पानी भरा होता है, कुछ इस टाइप से आप समझ सकते हैं। और इन्हें हम ओशियंस का नाम देते हैं, इन्हें हम पूरे को जमीन का नाम देते हैं। यहाँ पर अगर ये इलाका थोड़ा सा आपका कहेंगे आप फ्लैट है, तो इस फ्लैट वाले इलाके को आप कह देंगे कि ये प्लेन्स है। कोई इलाका थोड़ा ऊंचा है लेकिन फ्लैट है, तो आप इसे कह देंगे, जैसे इसे आप प्लेट्यू का नाम दे देंगे। कोई इलाका ऐसा है जो कि बिल्कुल नुकीला है, तो आप इसे माउंटेन का नाम दे देंगे। कोई इलाका बिल्कुल प्लेन है तो आप इसे प्लेन का नाम दे देंगे। इस तरीके हम इसके नाम अलग अलग जो है रख सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे। जी हाँ बिल्कुल। और वो अपने आप में एक इग्नियस रॉक का टाइप बनता है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है सर ये माउंटेन्स बनते कैसे हैं, कि जितना भी हमारा लैंड फॉर्म है, यानी जो ऊबड़ खाबड़ आप देख रहे हैं, कहीं जमीन है, कहीं पर आपको कहीं कहेंगे आप मैदानी क्षेत्र है, कहीं पे पठार है, कहीं पर आप कहेंगे पहाड़ है, ये सब जो बनता है, यानी आप कहेंगे एक प्रोसेस होता है जिससे आपका लैंड फॉर्म बनता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ लैंडफॉर्म फॉर्मेशन, या जिसे आप रिलीफ कहते हैं, रिलीफ फीचर्स आपने सुने होंगे। ये सब जो होता है ये होता है किसके द्वारा, डिनंडेशन के द्वारा। अब देखो दो रास्ते होते हैं यहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ। एक रास्ता होता है, मैं चला,
सेशन छोड़ के चला, अब तो मैं हिंदी में पढ़ूँगा, मैं कभी नहीं पढ़ूँगा। एक दूसरा रास्ता होता है कि यार मैं ट्राई करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश का भी अपना 1 नंबर पक्का कर लेता हूँ या 2 नंबर पक्के कर लेता हूँ प्री के, मेंस का 1 नंबर पक्का कर लेता हूँ, ज्योग्राफी भी सीख लूँगा, क्या जा रहा है। अब ये फाइनल कॉल आपका है, मैं तो सिखाऊँगा और बढ़िया से ही सिखाऊँगा। डिनटेशन की हम थोड़ी-सी बात करते हैं, डिनटेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, हम इस चीज़ की बात करते हैं। यानी कौन-कौन से एजेंट विनोद है, जो कि लैंडफ़ॉर्म फ़ॉर्मेशन में मदद करते हैं। क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं, जो कि लैंडफ़ॉर्म फ़ॉर्मेशन कहीं पर पहाड़, कहीं पर कुछ आपको देखने को मिलता है। ये कौन-कौन से एजेंट हैं जो कि इस काम को करते हैं, अगले पेज पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है सन। किसका सन? हमारा सन, ठीक है? यानी आप देखेंगे सन जो होता है, ये जो है क्योंकि इसमें गर्मी आती है और गर्मी से क्या होता है टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, तो ये काम करता है। दूसरे नंबर पे पानी, ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर पे आप कहेंगे ग्लेशियर, ये भी पानी का ही रूप हो गया लेकिन बर्फ हो गई तो अलग से हम काउंट करते हैं। चौथे नंबर पे आप विंड को काउंट करते हैं, याद रखेंगे। 5वें नंबर पे आप रेन को काउंट करते हैं, बारिश भी इसमें रोल अदा करती है। तीसरे नंबर पे फ्रॉस्ट, कोई बता सकता है फ्रॉस्ट का मतलब क्या है? 7वें नंबर पे आप इसे वेव को कह सकते हैं, वेव्स आपकी यहाँ पर आती है। और पानी रनिंग होगा तो ज़्यादा आप कहेंगे अच्छा होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठंडक से आप समझ सकते हैं, बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मोटे-मोटे तौर पे हमने ये 6-7 नाम आपके नोट करे हैं, ठीक है जी? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ पा रहे हैं। यानी हम यहाँ पर 7 अलग-अलग नाम देख रहे हैं। हमारी जो पृथ्वी है ना, इसमें अलग-अलग बहुत सारे काम हुए हैं, जिसके चक्कर में माउंटेन्स आपको आज जैसे देखने को मिलते हैं, आप वैसे उन्हें देख पा रहे हैं। जैसे कि एंडीज़ हैं, रॉकीज़ हैं, हिमालय है, ये अरावली, ये जितने भी हैं सब एक साथ तो नहीं हुए होंगे। कोई पहले हुआ होगा, कोई बाद में हुआ होगा। देखो 10 मिनट के लिए ना स्टोरी को सुन लेना और एक बार समझ लेना बिकॉज़ डेटा मैं एंड में नोट करा दूँगा। 10 मिनट के लिए स्टोरी सुन लेना। तो अलग-अलग ज़माने में ऐसा काम हुआ होगा। टोटल ऐसा माना जाता है कि टोटल 9 इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से हमारा जो पृथ्वी का लैंडफॉर्म है, वो ऐसा है जैसा हम उसे आज देख पाते हैं। समझ पा रहे हैं आप बात को? जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं भारत में, जो भारत आज भारत जैसा आपको दिखता है, जिसमें एक रोल हो गया इंडस वैली सिविलाइज़ेशन का, एक रोल हो गया वैदिक सिविलाइज़ेशन का, उसके बाद एक रोल हो गया मगध का, जिसे आप एंशिएंट में पढ़ते हैं, गुप्ता साम्राज्य, पूरा मगध वाला जो समय चलेगा, गुप्त काल चलेगा। उसके बाद जब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, तो हर्षवर्धन वाला समय हो गया। फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे मुस्लिम रूल हो गया, जिसमें आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत हो गया, फिर मुगल साम्राज्य हो गया, फिर अंग्रेज हो गए, फिर इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल हो गया, फिर उसके बाद 50-60 साल हमने जो कोशिश करी, उसके बाद हम जैसे दिखते हैं वैसे आज हम यहाँ पर आपको पाए जाते हैं, जो भी हमारी सिचुएशन है। इसी टाइप से पृथ्वी जो फिजिकली हमें जैसे दिखती है, वो 9 अलग-अलग इवेंट्स हुए हैं, जिनकी वजह से हमें ये ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है? अब इन इवेंट्स बोलेंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा। इवेंट्स तो अपने कॉलेज में होते थे, नाम मात्र के, होता थोड़ी था उसमें कुछ, ऐसे ही बस बैठे रहते थे। 9 अलग-अलग इवेंट हुए हैं, वो उन्हें कहा जाता है ओरोजेनिस। यहाँ से ओरो वर्ड का ध्यान रखना, ओरो के 2 रिलेशन है, एक तो पा वाला तो ऐसे से नहीं पूछता, दूसरा है माउंटेन। यानी माउंटेन से एसोसिएटेड शब्द है ओरो, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ये जो ओरो है आपका, कहीं पर आपको ओरोजेनी लिखा हुआ दिखे तो इट इज़ रिलेटेड टू माउंटेन, बाकी ऑप्शन पे और क्वेश्चन की फ्रेम पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। अपने को जो समझना होता है वो एक ही समझना होता है। जनरली जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो 3 पढ़ा देता हूँ, क्योंकि 3 ऐसे हैं जो मतलब जिससे आपका हर एक एग्ज़ाम में यूपीएससी तक आप दोगे तो मतलब 3 का ही ज़िक्र होता है मेनली। ये 3 ऐसी ओरोजेनीज़ हैं, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली अल्पाइन फोल्ड, दूसरी है आपकी हर्षिनियन फोल्ड और तीसरी है आपकी कैलेडोनियन फोल्ड। 3 फोल्ड है हमारे, ध्यान रखेंगे। जिसमें आप एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, ये हमारा यंगेस्ट है, यानी हम जो है इससे एसोसिएटेड है। ठीक है? जो आपका अल्पाइन फोल्ड है ये यंगेस्ट है और सबसे पहले नंबर पे लिखने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले हुआ है। क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ पा रहे हैं? और उसके बाद आप कहेंगे सबसे पुराना आपका ये वाला है, करीब 320 मिलियन साल पहले ये हुआ होगा, ध्यान रखेंगे। और ये करीब हुआ 240-230 मिलियन के आसपास, जो आपको देखिए टिक कर सकते हो, ईयर्स अगो। ये हुआ आपका 320 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है? इसके थ्रू बना है नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स हैं। और इसके थ्रू जो आपका बना है वो बना है आपके यूरल या यूराल माउंटेन्स। और इसके अलावा अपलांचियन भी इसी की वजह से, अपलांचियन भी इसी की वजह से बने हैं। जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ लेना, उसके आगे का छोड़ देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? कैलेडोनियन है, NIAN, कैलेडोनियन, ठीक है? ये वो इवेंट्स है जो कि पृथ्वी पे हुए हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आईपीएल का भी ऑक्शन हुआ है, शायद आपको याद होगा। आईपीएल के ऑक्शन में आपने देखा होगा अलग-अलग राउंड्स में ऑक्शन हुआ है। तो हम कहेंगे कि एक राउंड ऑक्शन था जिसमें धोनी को खरीदा गया। धोनी मत बोलो भैया, बुरा मान जाएंगे लोग। मान लेते हैं एक राउंड ऐसा जिसमें गेल को खरीदा गया, दूसरे में मान लेते हैं
दिनेश कार्तिक को खरीदा गया, तीसरे मान लेते हैं पुजारा को खरीदा गया। इस टाइप से अलग-अलग समय में काम हुए जिसकी वजह से आप कहेंगे वो पूरी टीम आपको देखने को मिली है। इसका मतलब ये हो गया जो हिमालय आ गए वो किसमें आएँगे जी? वो आएँगे अल्पाइन फोल्ड में, ठीक है? आप ध्यान से समझेंगे। अल्पाइन फोल्ड माउंटेन जो होंगे या अल्पाइन फोल्ड जो इवेंट हुआ था उस वो जो है आपका याद रखेंगे, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स बनाता है। बिकॉज़ ये अभी-अभी हुआ है ऐसा माना जाता है, ठीक है जी? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं, सब बताऊँगा, चिंता मत करो, सब बताऊँगा। यानी अल्पाइन फोल्ड जो आपका है कि यंग फोल्ड माउंटेन कैटेगरी के माउंटेन्स इसके अंदर आते हैं, जिसमें क्या मैं कह सकता हूँ हिमालय अपना इसी के अंदर आता है। उसके बाद म्यांमार जो है, म्यांमार का बहुत सारा इलाका जिसमें आप कहेंगे अराकन योमा, शायद आपने कभी सुना होगा, मैं कई बार बताता भी हूँ आपको इसके बारे में। पेगु योमा, ये जितने हैं मैंने आपको बताया सब हिमालय के एक्सटेंशन आप उन्हें कह सकते हो बिकॉज़ ऑब्वियसली ये सब ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे आपके हुए हैं। इसके अलावा याद रखेंगे आपके जो एल्प्स माउंटेन है, ये एल्प्स माउंटेन आपको यूरोप में देखने को मिलते हैं, ये इसी के अंदर कवर होते हैं। थोड़ा अगले पेज पे भी लिख देता हूँ, आपने सुना होगा रॉकीज़, एंडीज़, ये जितने भी हैं रॉकीज़ आपके नॉर्थ अमेरिका वाले हैं। एंडीज आपके साउथ अमेरिका वाले हैं, ये सब इसी के अंदर कवर होते हैं। सर जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं इसी लेवल का पढ़ाता हूँ। मैं आते ही ये नहीं करता कि बस हिमालय की चोटियाँ पढ़ाना शुरू कर दी, मेरे से वैसे नहीं पढ़ाया जाता। मैं डिटेल में ही पढ़ाता हूँ बिकॉज़ पेपर यहीं से बनता है। आप सोचिए मैं 2 पेज को रट्टे मार के काम बना लूँ, इतना आसान नहीं है ये पेपर। आप इंस्पेक्टर बनने वाले हैं तो उतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। अल्पाइन फोल्ड माउंटेन जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन कैटेगरी के माउंटेन को फॉर्म करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे हिमालय है, जो ऑल्प्स है या फिर आप कहेंगे अराकन योमा है, पेगु योमा है, इसके अलावा आप कहेंगे रॉकीज़ हैं, एंडीज़ है, ये सब इससे ही बने हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। एटलस माउंटेन भी जो है इनफैक्ट इससे ही बने हैं। एटलस माउंटेन्स कहाँ हैं? अफ्रीका के अंदर है। आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आप चाहें तो इन्हें मैप में लोकेट कर सकते हैं। आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ग्रैंड कैनियन जो है ना वो अपने आप में माउंटेन नहीं है, वो बेसिकली रिवर के इरोजन की वजह से बना है और वो इसके अंदर काउंट यहाँ पर नहीं होगा। फोल्ड नहीं समझ पाए मैं आपको सिखाऊँगा, बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है? फोल्ड मैं आपको सिखाऊँगा। यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं? आगे चलते हैं। फ़ोल्ड का मतलब यहाँ पे इवेंट है, यानी इवेंट है बस, एक इवेंट को आप ध्यान से समझिए, कुछ हुआ है जिसे हमने यहाँ पर फ़ोल्ड का नाम दिया है, ठीक है? मैं आपको एक काम करता हूँ, पूजा मैं पूरी कोशिश करूँगा आगे आपको जो समझाऊँ वो अगर आप इंग्लिश नहीं भी जानते तो भी आपको समझ आ जाए। बाकी कोई टर्म में आपको दिक्कत हो आप एक बार टर्म लिख देना और मैं आप कोशिश करूँगा आपको उसका हिंदी मतलब बता दूँ वरना यहाँ पे कोई आपके लिए लिख देगा, ठीक है जी? अब ध्यान से बात को समझिए, जो पहाड़ बनते हैं, यानी जो माउंटेन्स बनते हैं, वो माउंटेन्स कई तरीके के होते हैं जिसमें सबसे पहला होता है आपका रेसिडुअल माउंटेन्स, दूसरा होता है वोल्केनिक माउंटेन, तीसरा होता है फोल्ड माउंटेन और चौथा होता है ब्लॉक माउंटेन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? कोई डाउट तो नहीं? नहीं अनुराग ऐसा नहीं है कि सबके सब एक ही उसमें होंगे। इन जनरल मैंने लिखा है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन इसलिए मैं थोड़ा इन जनरल लिख दिया है। रॉकीज जो है वो अल्पाइन के इसलिए मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है। अब पहाड़ कई तरीके से बन सकते हैं। एक-एक करके मैं आपको समझाता हूँ, करीब 15 मिनट लगेंगे, चीज़ें सब समझ आ जाएगी, बिल्कुल बेफिक्र रहो। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो जो पेपर पूछता है वो है फोल्ड माउंटेन। अगले पेज पे। फोल्ड माउंटेन की हम बात करते हैं। ये होता है जो देखिए हमारी पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी हमें ऐसी दिखती है ऊपर से। इस टाइप से हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं। इस टाइप से जो है हमारी पृथ्वी हमें देखने को मिलती है, लेकिन अंदर से ऐसी नहीं है। अंदर से पूरे तरीके टूट चुकी है, जैसे आपका मन टूट चुका है वैसे ये भी अंदर से टूटी हुई है। यानी इसके अंदर भी अगर आप पृथ्वी को अगर आप अंदर से जाके देखेंगे, तो इसके अंदर अलग-अलग आपको टुकड़े देखने को मिलते हैं और वो टुकड़े आपस में जुड़े होते हैं और उनके सहारे की वजह से ये जो पृथ्वी है आज जैसी भी आप देख पाते हैं वो आपको देखने को मिलती है। इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं और ये आपस में मूव करते हैं। यानी एक प्लेट हल्की आगे जा रही है, एक प्लेट पीछे आ रही है। इस टाइप से इसके अंदर मूवमेंट होता है और वो मूवमेंट की वजह से आपस में हो सकता है टकराएँगी, हो सकता है दूर जाएँगी, हो सकता है आगे पीछे मूव करेंगी। यानी या तो टकराएँगी तो एक ऊपर की तरफ आ जाएँगी और दूर जाएँगी तो एक गड्ढा बना देगी। आगे पीछे होंगी तो भी आप कहेंगे फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है भूकंप यहाँ पर आपको देखने को मिले, अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अब ये क्यों होता है आपको मैं थोड़ा-सा ये समझाता हूँ। मान लेते हैं ये लेयर्स हैं बहुत सारी। किसी वजह से यहाँ पे जो है आप कहेंगे टेम्परेचर बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू दिस पॉइंट, तो यहाँ पे जो है धक्का लगने लगेगा और धक्के की वजह से क्या होगा, इधर की तरफ आप कहेंगे पुश आएगा और ये वाली प्लेट अचानक आगे की तरफ चलने लगेगी। अब यहाँ पे जो प्लेट थी उसे तो ये बात नहीं पता थी, तो वो उससे जाकर प्लेट जो है टकराने लगेगी और एक झटका यानी भूकंप का रूप आपको देखने को मिलेगा। भूकंप आते रहते हैं, काफ़ी कॉमन सी बात है भूकंप जो होते हैं। जनरली 6-7 से ऊपर आप जाएँगे तो ही जीवन को खतरा है, उससे नीचे तो सब नॉर्मल ही है। ये मैं आपको फोल्ड माउंटेन्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? 2 रीज़न्स हैं, एक तो आप कहेंगे नीचे की तरफ से मेंटल जो है वो धक्का दे रहा है और ऊपर की तरफ हम लोग भी जो है धक्का दे रहे हैं, तो इसके ऊपर हमेशा प्रेशर जो है बना रहता है। और ये जो लेयर्स होती हैं, होगा क्या, जब ये आगे की तरफ जाके टकराएगी, तो सबसे पहले ये होगा, मान लेते हैं कि एक ये लेयर है,
एक टेक्टोनिक प्लेट है और एक दूसरी टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। तो जब इससे जाके टकराएगी, अरे यार ऐसे उदास क्यों हो रही है, कोई बात नहीं, बराबर की तो है वो, बताओ कह रही, बताओ किससे जाके टकरा रही हूँ, अरे फिर वही बात, देखो कोई बात नहीं, टकराना तो बेटा पड़ेगा, यहाँ पर ही जाके आगे टकरा रही है, ठीक है। अब टकराने के बाद अगर आप नोटिस करोगे, मैं आपको थोड़ा ऊपर से व्यू दिखाता हूँ, तो ये फोल्ड होने लगेगी, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये फोल्ड होने लगेगी। ये फोल्ड होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ऐसे बल क्रिएट हो जाएंगे, हल्का सा आप कहेंगे फोल्ड हो जाएगा। इसी टाइप से जो आपकी प्लेट है, ये आगे जाके आपको हल्की सी ऐसी देखने को मिलेगी, दोनों फोल्ड होगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोनों फोल्ड होगी, बिल्कुल आप कायदे की बात कर रहे हैं, लेकिन फोल्ड होगी, ये तो आप बात को समझ पा रहे हैं। अब फोल्ड होने का मतलब एक वेव जैसा प्रोड्यूस होगा। एक को मैं पकड़ लेता हूँ, इसमें अगर आप मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ चले गए हैं, तो ये ऊपर वाला इलाका आपका क्रेस्ट कहलाता है, ये तो वही फिजिक्स वाली बात है। और जो नीचे वाला इलाका वो ट्रोक कहलाता है। ये फोल्ड नीचे की तरफ भी होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नीचे की तरफ भी होगा, देखो मैंने बना के दिखाया, नीचे की तरफ जो होगा वो ट्रोक होगा। यानी भैया कुछ सामान ऊपर हुआ तो कुछ सामान नीचे भी तो होगा, यानी डेफिनेट बेसिस पे आपको ऐसा फोल्ड होता हुआ दिख जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं, पक्की बात। क्रेस्ट ऊपर की तरफ होगा, फोल्ड नीचे की तरफ होगा, लेकिन ये तो फिजिक्स वाली बात है, सर मतलब मजा नहीं आ रहा, कुछ बढ़िया बताओ, ठीक है। ये होता है एंटी क्लाइन और ये होता है सिंक्लाइन। अब तो लगा पेपर में पूछता है ये सवाल, पेपर बहुत बार ये सवाल पूछता है, मतलब बहुत बार आया हुआ सवाल है, एंटी क्लाइन कौन सा होता है, सिंक्लाइन क्या होता है। क्रेस्ट जो ऊपर की तरफ होता है वो एंटी क्लाइन होता है, और सिंक्लाइन जो होता है वो नीचे की तरफ आपको ट्रो के रूप में देखने को मिलता है। अब होगा क्या, मान लेते हैं एक प्लेट आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक दूसरी प्लेट आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब होगा क्या, जब ये इससे जाके टकराएगी, ये क्या होते हैं अभी आपको बताता हूँ। जब ये इससे जाके टकराएगी तो कुछ, अगर मैं इसे सिंगल सिंगल प्लेट बनाता हूँ, तो जब ये इससे जाके टकराएगी तो हो सकता है हल्का सा ऐसे फोल्ड हो जाए, समझ पा रहे हैं। मान लेते हैं इसे पीछे जाने की जगह नहीं मिल रही, यहाँ पे लॉक्ड है, थोड़ा सा ही पीछे गई है, ये हल्का सा ऐसा फोल्ड आ जाएगा, और फोल्ड आने का बाद उसमें क्या होगा, और ज्यादा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को, यानी कुछ कहानी ऐसी है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं सारी की सारी जो है लेयर्स है, ये सारी आपकी एक तरीके से लेयर्स है, ये सारी की सारी लेयर्स है, ठीक है। अब अगर ये मेरे हाथ से जाके टकराती है, तो क्या सबकी सब अलग अलग टाइप से फोल्ड नहीं हो गया, आर यू अंडरस्टैंडिंग। जो ऊपर वाला है वो ज्यादा फोल्ड हो गया, ध्यान से देखो, जो नीचे वाला है वो कम फोल्ड हो गया, क्योंकि ऊपर की तरफ से ज्यादा धक्का लगा, नीचे की तरफ से कम। तो होगा क्या, इनिशियली जब ये फोल्ड होता है तो सबके सब बराबर फोल्ड होते हैं, यानी हल्का सा फोल्ड होगा, सबके सब बराबर फोल्ड होंगे। एक समय ऐसा आता है कि ये जो है कहानी और आगे चलती है, तो नीचे वाले जो फोल्ड है वो तो कम रह जाते हैं, जो ऊपर वाला फोल्ड है वो ज्यादा उड़ जाता है। समझ पा रहे हैं आप बात को, यानी आप कहेंगे ये इससे आगे ये बना, ठीक है। अब क्योंकि ये सिमेट्री में था, सिमेट्री मतलब सब एक जैसा, ये सिमेट्रिकल था, तो इसे मैं बोलता हूं ए सिमेट्रिकल फोल्ड। ये आपकी होती है स्टेज 2, ये आपके स्टेज 1। यानी सबसे पहले तो सब कुछ सेम है, ये आपस में पैरेलल नहीं है ऊपर नीचे, यानी सबसे पहले तो ऐसे मुड़ी थी, देखो ऐसे ऐसे मुड़ी थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, ये गैप बढ़ता जाएगा, और ऊपर वाली देखो एक्स्ट्रा खुल गई सबसे नीचे वाली से, यानी ऊपर वाली में ज्यादा आपको मूवमेंट दिख रहा है नीचे वाली से, तो इसलिए उसे एसिमेट्रिक फोल्ड मैंने बोला है। अब इसके बाद कहानी और आगे आपकी चलेगी, और अचानक क्या होगा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कुछ ज्यादा ही फोल्ड कर जाएगा इस टाइप से, यानी अब हल्का सा आप कहेंगे, और जो सिचुएशन है वो कंट्रोल से बाहर चली गई है, ये हल्का सा और आप कहेंगे और ऊपर की तरफ उठ गया है, और इस लाइन के अबाउट हुआ है। ये जो लाइन मैं आपको इस समय बना के दिखा रहा हूँ, इस लाइन के अबाउट होगा ना काम, समझ पा रहे हैं बात को। जैसे अभी तो मैंने इसे ऐसे फोल्ड करा था, अब ये और ज्यादा फोल्ड करूंगा तो एक लाइन के अबाउट मान लेते हैं वो टूट गया। वो लाइन जो होगी, अब इस सिचुएशन को मैं बोलता हूँ कि भाई ओवर फोल्ड वाली सिचुएशन आ गई, यानी अब बात जो है सर से ऊपर जा चुकी है, वो सच में पलटी मारने ही वाला है। इसके बाद वाली जो सिचुएशन आती है वो आपकी लिटरली ऐसी आती है कि वो इस टाइप से कन्वर्ट जो है हो चुका है। समझ पा रहे हैं आप बात को, यानी इस केस में आप कहेंगे इसे कहते हैं रिकम्बेंट फोल्ड, यानी वो पूरे तरीके अब उसके ऊपर दबने ही वाला है, उसके ऊपर पूरे तरीके दबने ही वाला है। और फाइनल स्टेज जो है वो अगले पेज पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा। दिस इज स्टेज 3, दिस इज स्टेज 4। स्टेज 1 का ऐसा कुछ नाम नहीं है, वो सिर्फ एंटीक्लाइन सिंक्लाइन उसके अंदर आता है। सिमेट्रिक फोल्ड आप उसे कह सकते हैं, सिमेट्रिक फोल्ड, एसिमेट्रिक फोल्ड, ओवर फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड। और उसके बाद जो 5वें नंबर पे आता है रिकम्बेंट फोल्ड के बाद, वो आता है आपका, यानी ये पूरे तरीके आप कहेंगे एक लाइन बन चुकी है जिसमें ऊपर वाला पोर्शन पूरे तरीके दब गया है, और इसे बोलते हैं नैपे। ये जो डैश मैंने लगाया है इससे ई की साउंड आती है, आपने देखा होगा लोरियल पेरिस बोलते हैं, उस पे ई पे एक डैश लगा होता है। जैसे बियोंसे का जो नाम है उस पे ई पे डैश लगा हुआ है, डैश जो आपको दर्शाता है, इसे आप अंग्रेजी भाषा में इसे कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे। वो जो डैश होता है आपका बेसिकली वो दर्शाता है कि आपको इसका प्रोनाउंसिएशन अलग से करना ही पड़ेगा। लास्ट वाला नहीं समझ पाया, कोई बात नहीं, आपको मैं दोबारा समझाता हूँ।
सिंक्लाइन आएगा स्टेज 2 में, पहले वाले स्टेज में एंटीक्लाइन सिंक्लाइन आ जाएगा। मैं आपके लिए रिपीट करूंगा, चिंता ना करें। यानी कुछ ऐसी कहानी है, देखो ध्यान से समझना, सुकून से समझो, कोई जल्दी नहीं है, मस्त रहो जीवन में, पेप्सी कोला पियो और बस जिंदगी बढ़िया से बिताओ, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। देखो ये 2 लेयर आपके सामने है, अभी सब चीजें बढ़िया थी, सब चंगा सी, ठीक है। अब अचानक क्या होगा, फोल्ड होना स्टार्ट होगी, और जैसे ही ये फोल्ड होगी तो आपको एंटीक्लाइन सिंक्लाइन देखने को हल्का हल्का मिल गया होगा। बजट में इतना ही मिलता है दोस्त, इतना ही मिल पाएगा, काम चला लेना, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होगा, जब ऊपर वाला उससे अलग से हो गया, साइड में बताऊं क्या, यहाँ ठीक है, हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ खेल है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, ऊपर वाले लेयर अलग हो गया नीचे वाले से, ठीक है। कैमरा आप चाहे तो खोल सकते हैं, हाँ भाई बता दूं, कैमरा आप चाहे तो खोल सकते हैं। पेन नहीं चल रहा क्योंकि 2 ही हाथ है दोस्त, पेन भी चला देंगे अभी, चिंता ना करें। तीसरा ऑर्डर करा है, अभी आया नहीं है। यानी आप कहेंगे इस टाइप से, पेन आप कैमरा ऑन कर सकते हो सकता है आपको लग रहा हो कि कैमरा आपको हो सकता है ऑफ हो, ठीक है। यानी आप कहेंगे प्लेट, जी हाँ बिल्कुल, प्लेट टकराने के बाद का प्रोसेस है, ये ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ होने के बाद ये धीरे धीरे टेढ़ा होता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे इसके ऊपर फोल्ड होने लगेगा, ये रिकम्बेंट कर्व कहलाएगा, रिकम्बेंट कर्व ये कहलाएगा। और एक पॉइंट आएगा जब ये इसके ऊपर पूरे तरीके दबने वाला होगा, और दबने के बाद जैसे ही ये सो जाएगा तो इसके ऊपर क्या करेगा, नैप ले लेगा, है ना, ऐसे ही होता है ना दिल्ली मेट्रो में, आदमी साथ वाले पे गिर के नैप ले लेता है। ये जो नैप लेगा तो इसका नाम ही जो होगा नैपे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। फिर उसे जाना होता है अपना अशोक पार्क में, उठता है सीधा जाके वो मुंडका में। चले यहाँ तक आप बात समझ चुके, आगे चलते हैं जी। आराम से सोचें समझे, स्टेज 1 पहले सिचुएशन सब कंट्रोल में थी, धीरे धीरे वो टकराया और हमारी स्टेज 1 प्रोड्यूस हुई, और स्टेज 1 के बाद स्टेज 2, स्टेज 3 के बाद स्टेज 3 में आप कहेंगे ओवरफोल्ड, उसके बाद रिकम्बेंट फोल्ड, और उसके बाद आप कहेंगे नैपे। मैं आपको बताता हूँ, नीचे जो मैग्मा है सारी, उसके अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा है, बिकॉज अंदर भी जो बहुत सारा आप कहेंगे फ्लूइड भरा हुआ है जिसे आप मैग्मा बोलते हैं, वो भी अपनी तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है, उसमें मूवमेंट होती है, उसकी वजह से ये आपका सिचुएशन क्रिएट होती है। चलें जी आगे। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन के साथ सिमेट्री भी बनेगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फिर जो सबसे ऊपर वाली लेयर की एंटीक्लाइन होगी और इससे नीचे वाली लेयर की एंटीक्लाइन होगी, आपस में मिसमैच कर जाएगी, इसका एंटीक्लाइन ज्यादा ऊंचा हो जाएगा इसके एंटीक्लाइन से, और उसका एंटीक्लाइन मतलब जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, सिंक्लाइन मतलब नीचे उठा हुआ हिस्सा है, मतलब वो सादे शब्द है बस। मतलब ऐसी सिचुएशन है, फ्लैट था, फ्लैट के बाद ऐसा हुआ, ऐसा होने 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 के बाद बिल्कुल ही ऐसा हो गया, और उसके बाद आप कहेंगे यहाँ पर आपका माउंटेन फॉर्मेशन हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ चुके हैं, ठीक है जी। चलें आगे। चलो यहाँ तक हमने बात करी है, और अब हम कहानियों को थोड़ा सा आगे लेके चल रहे हैं। ये क्यों उठता जा रहा है, अब सवाल सबके मन में है, सर ये जो अंदर से फोर्स आ रही है कहाँ से प्रकट हो रही है, कौन है ये। इस फोर्स को ना, फोर्स की जगह हम स्ट्रेस वर्ड यूज करते हैं एसएससी के एमसीक्यूज में। तुम कहेंगे सर ये स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, ये स्ट्रेस आ रहा है जो अंदर पृथ्वी में मैग्मा था, उस मैग्मा को बाहर निकलना था, शायद आपको याद होगा, मैग्मा कहता है भाई मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो मैग्मा बाहर निकलना चाहता था, उसके लिए उसे जगह नहीं मिल पा रही, तो पुश कर रहा था अपनी तरफ से, वो जहां उसे जगह मिलेगी वहां पर वोल्केनो क्रिएट करके बाहर निकल जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो यंग फोल्ड माउंटेन है वो काफी अच्छे से रिलेटेड होंगे वोल्केनो से। भाई वोल्केनो भी हो सकता है वहां पे, आप नोटिस करो जितने भी पैसिफिक में आपको बेल्ट देखने को मिल रही है, जैसे मैंने आपको एंडीज बताया है, जैसे मैंने आपको हिमालयन बताया है, उसके अलावा बैरन आइलैंड है, नारकोंडम आइलैंड है, पेगु योमा, ये वो सारी बातें जो है, ये सब वोल्केनो से भी एसोसिएटेड है। ये हमने छोटी सी बात करी। यानी पेपर आपसे सवाल बनाएगा कौन सा ऐसा माउंटेन टाइप है जो वोल्केनो से जुड़ा हुआ है, आप ध्यान रखेंगे यंग फोल्ड माउंटेन है जो कि वोल्केनो से क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। पहला टाइप ऑफ माउंटेन हमने अभी कवर करा है। दूसरा टाइप ऑफ माउंटेन आता है ब्लॉक माउंटेन। हिमालय बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हिमालय जो वोल्केनिक नहीं है ओरिजिन, उसका रीजन मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा दिवेश। हम इसकी बात करें ब्लॉक माउंटेन की, एक बार मैं चारों टाइप्स ऑफ माउंटेन पूरे करूंगा, फिर आपको हिमालय अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है वो सब नहीं होगा जो वहां पर हुआ था, बेंडिंग नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बेंडिंग नहीं होगी, यहाँ पर फॉल्टिंग होती है। फॉल्टिंग, ये क्या बात है, यहाँ पर बेंडिंग नहीं होगी, यहाँ पर फॉल्टिंग होगी। इसका मतलब क्या है, बेंडिंग नहीं है, फॉल्टिंग है, यानी यहाँ पर चीजें बेंड नहीं होंगी, यहाँ पर चीजें क्रैक होंगी।
चीज़ें मुड़ेंगी नहीं, चीज़ें एकदम क्रैक हो जाएँगी। इसका मतलब ये हो गया कुछ कि मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे, यहाँ पर तो हमने बेंडिंग वाला सिचुएशन समझा था। लेकिन अचानक इसकी पोज़ीशन आपस में चेंज होने लगती है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो क्रैक हो जाएगा। यानी एक चीज़ नीचे जा रही है, दूसरी चीज़ ऊपर जा रही है, तो एक तो पॉइंट ऐसा जीवन में बनेगा, जहाँ पर आपको क्रैक देखने को मिलेगा। मान लेते हैं कि इस तरीके से पुश हो रहा है, तो बेंडिंग हो रही है। लेकिन अगर मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दूँ कि नीचे की तरफ आ ही रहा है, तो एक पॉइंट आएगा कि वो ज़्यादा नीचे हो जाएगा और उससे अलग हो जाएगा। ये अलग होने वाली जो सिचुएशन है, इसे फॉल्टिंग बोलते हैं, और ये जो बेंड होने वाली सिचुएशन है, इसे बेंडिंग बोलते हैं। आगे समझते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स जो है फॉल्टिंग से एसोसिएटेड है, क्रैक्स से नहीं। ठीक है जी, अब समझते हैं ये क्यों होता है। सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे, इसमें एक तो कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है, यानी इधर वाली लेयर जो है दूसरी लेयर को धक्का देगी। एक लेयर ऐसी है और एक लेयर इधर की तरफ से धक्का दे रही है, दोनों लेयर आपस में आके टकरा रही है। और ये भी हो सकता है कि टेंशन यहाँ पर, यानी यही लेयर जो है आपस में टकरा नहीं रही, एक दूसरे की से दूर जा रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ पा रहे हैं। यानी दो पास आ रही है तो भी ऐसा हो सकता है, दूर जा रही है तो भी ऐसा हो सकता है। मैं उम्मीद करूँ जी आप यहाँ तक सारी बात समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आराम से समझना। पेन थोड़ा सा आपको ब्लड दिखेगा, मैंने जूम करा है काफी ज्यादा। एक लेयर मैं आपके लिए बना रहा हूँ यहाँ पर। जी हाँ, दूर जाने पे टेंशन क्रिएट होता है। मेरी क्लास करीब 15 मिनट और होगी। यहाँ पर आप कुछ प्लेट्स देख रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर आके आपस में टकराने लग रही थी, इस टाइप से पुश हो रहा था, इस टाइप से धक्का महसूस हो रहा था। अब धक्का महसूस होने पे क्या होगा, जो बीच वाला कुछ इलाका है ये तो स्टेबल सा नहीं हो जाएगा। सोचो भाई, ये तो कहीं जा ही नहीं सकता, ये तो फंस चुका है, ये दब जाएगा, यानी ये कहीं पर भी जाके मूव नहीं कर पाएगा। और यहाँ से जो नीचे की तरफ से धक्का आ रहा, धीरे धीरे ऊपर को चढ़ने लगेगा, बिकॉज बीच वाला हिस्सा तो कहीं जा ही नहीं सकता। ऊपर की तरफ चढ़ने का मतलब ये है धीरे धीरे यहाँ पर ये सब इकट्ठा होने लगेगा। अब इसका मतलब ये ऊपर की तरफ से आके मिल जाता, इस तरीके से मिलके इस तरीके इकट्ठा हो जाता। बट मान लेते हैं एक सिचुएशन ऐसी जिसमें काफी दूर दूर थे, इधर से भी पुश आया, इधर से भी पुश आया, सब तरफ से पुश आया, और यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है मैंने किस तरीके रोक दिया अपने पास। तो ये धीरे धीरे जो पुश आएगा, इस लेयर को ऊपर की तरफ चढ़ाता जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। लेयर जो है ऊपर की तरफ चढ़ गई, जब तक पीछे से पुश आ रहा था तब तक ये चढ़ती जाएगी, उसके बाद ये शांत हो जाएगी। ऐसी जो है इधर से भी ऊपर की तरफ चढ़ी और ये शांत हो गई। ये चढ़ते चढ़ते आप कहेंगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर का तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, अंदर की तरफ तो आपको कुछ भी पता नहीं लग रहा अंदर क्या हो रहा है। आपको उससे क्या मतलब, आप तो पृथ्वी के ऊपर की तरफ रहते हैं। बाहर की तरफ से देखेंगे तो आपको ये जो इलाका है आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब होगा कि जो आगे वाला इलाका है ये धीरे धीरे आपका सीधा हो जाएगा, बिकॉज अगर आगे वाला होगा तो उसकी वेदरिंग हो के वो नॉर्मल हो जाएगा, और जो आपको इलाका देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब ये होगा क्योंकि लंबे एरिया में तो आपको हो सकता है इस टाइप का कुछ देखने को मिले। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। ये जो आपका बना है एक टाइप का ब्लॉक माउंटेन तैयार हो गया। मैं इतना बस शेड कर देता हूँ, ये अनलिमिटेड ही है वैसे तो, बस मैं इतना ही आपके लिए भी बना देता हूँ। गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ये आपका एक ब्लॉक माउंटेन तैयार हो गया है, जो कि कंप्रेशन की वजह से क्रिएट हुआ है, कंप्रेशन की वजह से क्रिएट हुआ है। अब ये जो ऊपर वाला इलाका है ये कहलाता है आपका माउंटेन नंबर 1, माउंटेन 1, और ये कहलाता है माउंटेन नंबर 2, और जो बीच वाला है ये कहलाता है रिफ्ट वैली। ये डेजर्ट विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज है, वो इस टाइप से बनी हुई है। क्या थोड़ा थोड़ा बात को समझ पाए? देखिए, कोशिश कर रहा हूँ कि एसएससी, यूपीएससी, स्टेट लेवल ये और वो हम इस तरीके ना पढ़ते हुए कोशिश करें एक बार सीखने के लिए पढ़ लें, और जीवन में आप जब दोबारा कभी बड़े लेवल का कोई पेपर देंगे तो आपको मेरी याद जरूर आएगी कि सही हुआ सर से क्लास ले ली, बिकॉज वहां पर जब बाकी सब कहेंगे समझ नहीं आया तो मुझे पूरा विश्वास है आपको सब समझ आ जाएगा। ये प्रोसेस एक भी प्लेट में नहीं, मल्टीपल प्लेट्स में हो सकता है, मल्टीपल प्लेट्स में हो सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। विद्या सतपुरा में विद्या वैली की वजह फिल नहीं होता, नहीं ऋषि, अगर बहुत सारा समय माने तो शायद कभी हो जाए, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल ज्योति। जी हाँ, ग्लोबल लेवल पे ब्लॉक माउंटेन कहाँ पे है मैं आपको भी बता देता हूँ, चिंता ना करें। अब बात को बड़े ही ध्यान से समझना। ये जो इलाके हैं
मैं आपको अभी समझाया मैंने कंप्रेशन वाला, इसी टाइप से अगर मैं आपको बताता हूँ टेंशन वाला, तो टेंशन वाले में कहानी थोड़ी पेचीदा है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। टेंशन वाले में कहानी कुछ ऐसी चलेगी कि ये आपका लेयर है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इधर की तरफ पुश करेगा और ये इधर की तरफ पुश करेगा। अब जब ये इधर की तरफ पुश करेगा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जब इधर की तरफ ये खींच रहा है इसे, तो बीच में से जगह खाली होती जाएगी। जी हाँ, एक प्लेट में भी काम बन जाता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बीच वाली जगह जो खाली होती जाएगी। अब बीच वाली जगह मान लेते हैं नीचे से सरक गई, तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ आ जाएगा इलाका। ये आप समझ पा रहे हैं? यानी जो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लाल रंग से, क्योंकि नीचे की तरफ जगह बन गई है, तो धीरे-धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और यही लाल रंग आपका आप कहेंगे करीब यहाँ पर आ जाएगा। यानी हल्का एक्स्ट्रा नीचे की तरफ चला जाएगा। नीचे की तरफ आएगा, वो ऊपर नहीं जा रहा, कीप दिस इन माइंड, वो ऊपर नहीं जा रहा है, ये खुद नीचे की तरफ आ रहा है। ये सिर्फ इधर की तरफ, साइड की तरफ जा रहे थे, दोनों के दोनों। अब ये साइड की तरफ जाने का मतलब तो ये हो गया ना, अगर आप प्रैक्टिकली इसे देखते हो तो ऊपर वाली लेयर तो हट जाएगी, क्योंकि ये तो नीचे आ चुका है, यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं। ये अब तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। और अगर आप इसे थोड़ा-सा 3D में इमेजिन करना चाहो, तो आप इसे इस तरीके इमेजिन कर सकते हो कि ऊपर से तो बिल्कुल ही फ्लैट हो गए और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा उठा हुआ इलाका दिखेगा और ये आपको अंदर वाला इलाका जो है दबा हुआ इलाका दिखेगा। क्या थोड़ा-थोड़ा आप समझ पा रहे हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद। यानी ये इलाका नीचे की तरफ दब गया है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कहीं पर आपको वो दिखाएगा एक शब्द रिफ्ट वैली। तो इसे आप बोलते हैं, रिफ्ट वैली को आप कह सकते हैं कि आपको ब्लॉक माउंटेन का इंडिकेशन सवाल में दिया जा रहा है। यही अगर आपको कोई नापे शब्द देगा, तो उस केस में आप कहेंगे आपको यंग फोल्ड माउंटेन या फिर फोल्ड माउंटेन का इंडिकेशन दिया जा रहा है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। फोल्ड माउंटेन का इंडिकेशन दिया जा रहा है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? अब जैसे कि मैंने आपको क्रेस्ट और ट्रो के बदले सिंक्लाइन एंटी सिंक्लाइन बताया था, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, जो इलाका ऊपर की तरफ उठ गया है, जो इलाका माउंटेन के रूप में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, भले ही वो उठा हो या कंपैरेटिवली ऊपर दिख रहा हो, इसे बोलते हैं HORSTS, होस्ट। और अगर आप बात करते हैं रिफ्ट वैली की, तो रिफ्ट वैली को बोलते हैं ग्राबेन, GRA, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, GRABBEN, रिफ्ट वैली। ये दो चीजें आपको याद करनी होगी, क्योंकि पेपर सवाल बना सकता है। रिफ्ट वैली को किस नाम से जानते हैं या फिर ब्लॉक माउंटेन को किस नाम से जानते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ब्लॉक माउंटेन का दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए और रिफ्ट वैली का भी दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए। ऐसे पूछ सकता है इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो कि ग्राबन से एसोसिएटेड है, या फिर आप कहेंगे इसी टाइप से आपको कुछ ना कुछ सवाल देखने को मिल सकता है। क्या मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? चलिए, बढ़िया है। आगे चलते हैं जी। अगले नंबर पे आता है वॉल्केनिक माउंटेन। हिस्ट्री क्लासेस जहां तक आपकी ट्यूसडे से स्टार्ट होगी, जब आपकी ज्योमेट्री उसकी जगह पे वो क्लासेस स्टार्ट होंगी। वॉल्केनिक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन जो बनता है वो तब बनता है जब मान लेते हैं, अगर आपको मैं जमीन दिखाता हूं, तो जो हमारी जमीन है वो भले ही हमें कुछ इस टाइप से दिखती है। हमें तो ऊपर से कुछ ऐसी कहानी जो है देखने को मिलती है, लेकिन जब हम पृथ्वी के अंदर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर हमें काफी सारी अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं। और इन लेयर्स के नीचे क्या होता है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो, वैसे वैसे आपको यहाँ पर मैग्मा देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर गर्मी जो है आपकी बढ़ती जाती है। अब ये गर्मी बढ़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक पुश करने की कोशिश करता है ऊपर की तरफ और ये कहता है कि भैया मुझे बाहर निकलना है, मुझे जगह दो। क्योंकि अंदर की तरफ से धक्का प्रोड्यूस हो रहा होता है, मान लेते हैं ऐसे धक्का देता है ऊपर की तरफ और हल्का सा यहाँ से चटक जाता है, तो क्या हम ऊपर पुश नहीं करने लगेगा, मान लेते हैं किसी वजह से यहाँ से थोड़ा सा भी कमजोर, कहीं से तो कमजोर होगा और यहाँ से टूट गया, बस इसका काम अपना बन गया। अब यहीं से जो है एंटर की तरफ, ऊपर की तरफ एंटर करता जाएगा और आप कहेंगे यही जो है सीधा ऊपर आने लगेगा। आने के बाद आप कहेंगे यहाँ से अचानक आपको पता लगेगा एक विस्फोट हुआ है, ठा करके, ठा ठा करके, और ये विस्फोट होने के बाद आपको पता लगेगा यहाँ से ज्वालामुखी जो है बहने लग गया। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? इस टाइप से फिर होगा क्या, ठंडा हो जाएगा कुछ समय के बाद, और ठंडा होने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर काली मिट्टी जो है आपकी प्रोड्यूस हो गई है। इस टाइप से मैं मान लेता हूँ ये जो जामनी रंग है, काली मिट्टी आपकी तैयार हो गई है। क्या आप समझ पा रहे हैं बात को?
ये मैंने एक आपके लिए वॉल्केनिक माउंटेन जो है बना दिया है और वो ठंडा हो जाएगा पूरे तरीके। हो सकता है वो ठंडा हो जाए, हो सकता है वो ठंडा ना हो, कुछ समय के बाद ये फिर से फटेगा और इसके ऊपर एक और लेयर अपनी चढ़ा देगा। एंड बस यही कहानी जो है आपकी चलती रहेगी जीवन भर, और ये पहाड़ जो है आपका बड़ा होता जाएगा। जितने अंदर की मिट्टी होगी उतनी ज्यादा वो पुरानी होगी, और जितना पतला लावा होगा उतना ही ज्यादा आप कहेंगे वो इजीली फ्लो करेगा, जितना गाढ़ा होगा उतना ही वो धीरे धीरे जो है फ्लो करेगा। क्या यहाँ तक आप बात को समझ पाए? एक बार कंफर्मेशन देंगे। मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ एक स्क्रीन पर। बाकी सब जगह पे आपको वही जमीन ही देखने को मिलेगी, बाकी सब जगह पे आपको सेम वही काम देखने को मिलेगा जो आपको बाकी सब जगह देखने को मिल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीजों को समझ पा रहे हैं। चलो, ये आपका एक माउंटेन वाला मैंने इलाका तैयार कर दिया है। ठीक है जी, ये आपको मैंने वॉल्केनिक माउंटेन सिखाया है। वॉल्केनिक माउंटेन इस तरीके से तैयार होता है। बहुत सारे माउंटेन्स है जो कि वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं, जैसे कि एक माउंट एगोंग है। ये माउंट एगोंग मुझे इसलिए याद आता है बिकॉज जब मैं गया था घूमने तो ये फटा था वहीं पर बाली में, मेरे जाने से 1 हफ्ते पहले। तो इसी टाइप्स, और उसके बाद में भी ये जो है इंडोनेशिया के अंदर आपको देखने को मिलता है। और इसी टाइप से माउंट फूजी आपने सुना होगा, माउंट फूजी आपको जो है जापान के अंदर देखने को मिलता है। ये 2-3 नाम है जो आपको पता होने चाहिए, वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है जी। अधिकतर वॉल्केनिक माउंटेन्स आपको सरकम पैसिफिक बेल्ट में देखने को मिलते हैं, जो कि रिंग ऑफ फायर के नाम से जाने जाते हैं। यानी रिंग ऑफ फायर के जो भी माउंटेन्स हैं, ये अधिकतर माउंट यंग फोल्ड माउंटेन्स होंगे, या फिर आप उन्हें वॉल्केनिक नेचर का भी कह सकते हैं। हवाई में भी हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं, यहाँ तक चीजें आप अच्छे से पकड़ गए हैं। आगे चलते हैं। अब एक और टाइप के माउंटेन है जिसे आप बोलते हैं रेसिडुअल। डेफिनेटली, व्हाई नॉट शिव, डेफिनेटली, क्यों नहीं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाता हूँ, बिल्कुल क्लासेस लगाएं और मेरे हिसाब से बहुत फायदा होगा आपको। तो रेसिडुअल माउंटेन्स की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये अपने दिमाग के तरीके हैं। ये घिस चुके हैं दोस्त, ये घिस चुके हैं। ये जो है मैं लिख ही देता हूँ, ये घिस चुके हैं। यानी इनकी वेदरिंग हो चुकी है। पहले इनकी वेदरिंग हुई है साइंस लूं, कॉमर्स लूं या आर्ट्स लूं। साइंस लूं तो बायो लूं या फिर मैथ्स लूं। उसके बाद क्या करूं जीवन में? उसके बाद तो 12th के बाद क्या मैं कोटा पढ़ने जाऊं, क्या मैं दिल्ली फिरजी में एडमिशन लूं, क्या मैं क्या करूं? उसके बाद ये जो है और ज्यादा परेशान हुए क्योंकि इन्होंने बीटेक करी। बीटेक में स्ट्रीम नहीं पता थी क्या लेनी है। मैकेनिकल ले लेते हैं, गाड़ी बनाएंगे। इन्होंने उसके बाद सोचा कंप्यूटर साइंस लेते हैं, बहुत पैसा है। ये सब सोच के इन्होंने वो लिया। 4 साल इन्हें कुछ खास समझ नहीं है। फाइनली इन्होंने सोचा कि मैं लेता हूँ। अब एसएससी की तैयारी में इन्हें लग रहा है कि मैंने वो पढ़ाई क्यों करी। नहीं दोस्तों, सब कुछ काम आएगा, देख लेना। आपके जीवन में एक एक दिन जो आपने अपना बिताया है जिसमें कुछ सीखा, वो सारे का सारा समय जो है आपके काम आएगा। उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। रेसिडुअल माउंटेन जो है ये पूरे तरीके घिस चुके हैं। और एक चीज को ध्यान से समझेंगे, इनका डिनंडेशन हो चुका है बहुत ही बुरे तरीके। इनका डिनंडेशन हो चुका है बहुत ही बुरे तरीके। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात नहीं, इंजीनियरिंग का बहुत काम आएगा। ये जो आपकी सोचने की शक्ति है ना, इंजीनियरिंग ने ही बड़ी करी होगी। यानी आप जो चीजों को देखकर आप अचानक ऑब्जर्व कर लेते हैं। जीवन का हर एक दिन जो है काम आता है, हर एक दिन। ऐसा कभी ना सोचे कि मैंने ये पढ़ाई करी। आप हर एक दिन जो आपने बिताया है वो काम आएगा आपके। देख लेना, सही समय आने दो। मुझे देखो ना यार, मेरे काम नहीं आ रहा क्या? पूरे जीवन की जो मेहनत है मेरी सब काम आ रही है। रेसिडुअल माउंटेन्स की हम बात करते हैं तो ये घिस चुके हैं। और इस चीज को ध्यान से समझेंगे। अब ये कैसे घिस चुके हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं एक बनाते हैं आपके लिए कुछ बेहतरीन सा। इस टाइप से एक इलाका था। इस टाइप से मैंने एक आपके लिए सैंपल एरिया मान लिया और ये आपका आगे तक आ रहा है। अब होगा क्या, यहाँ से एक नदी मान लेते हैं बह रही है और वो आगे तक आपकी जा रही है। एक नदी आपकी मान लेते हैं यहाँ से बह रही है और वो इस तरीके आगे तक आपकी जा रही है। अब लंबे समय में क्या होगा, नदी अपनी जगह बनाते बनाते जमीन के अंदर नहीं जाने लगेगी। यानी हल्की सी अपनी जगह बना के क्या करेगी, थोड़ा सा और अंदर तक पहुंच जाएगी। यानी अब ये इस दिशा में इस तरीके चौड़ी होकर बहने लगेगी, क्योंकि नदी को तो अब जगह मिल गई। इसी टाइप से ये नदी और चौड़ी होती जाएगी। मान लेते हैं अब ये यहाँ तक बहने लगी है, इस टाइप से और चौड़ी हो गई है और अंदर तक ये यहाँ तक बहने लगी। भले ही ऊपर की तरफ से भी गायब हो जाएगी लेकिन अंदर की तरफ तो बहने लगी। ऊपर की तरफ आपको नहीं दिखेगी, जैसे आपको अभी दिख रही है प्रैक्टिकली ऐसी ना दिखते हुए। अभी आपको अंदर की तरफ दिखेगी। जैसे मैं आपको सैंपल के रूप में बताऊं, ये नदी आपको ऐसी ना दिखते हुए, आपको ये नदी कुछ ऐसी दिखेगी। बस इतनी ही आपको दिखेगी ये नदी, और बाकी जो होगा यहाँ पर जमीन होगी। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? यानी हल्की हल्की बीच में आपको नदी जो है दिखेगी, बाकी आपको जमीन दिखेगी। और इसके बाद आप कहेंगे ये और गहरी हो जाएगी, थोड़ा और चौड़ाई से कर देता हूँ। और ये यहाँ तक पहुंच गई। अब
बहरी और बाकी इलाके में आपको जो है सिर्फ और सिर्फ पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, यानी इलाका ऊंचा हो गया है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? इस टाइप से ये नदी ये और गहरी होती जा रही है। समय एक ऐसा आएगा जब ये दोनों की दोनों नदियां बहुत ज्यादा गहरी हो जाएंगी, इधर से ये अपना जो गहरापन जो है बढ़ाती जाएगी कुछ इस तरीके, उधर से वो गहरी होती जाएगी। अब प्रॉब्लम यही आएगी, मान लेते हैं मैं आपको बना के दिखा देता हूँ इस तरीके से, आपको कुछ ये समा जो है देखने को मिलेगा। ये जो बीच वाला इलाका आप देख पा रहे हैं हल्का ऊपर उठ गया अगर आप नोटिस करोगे बाकी सबसे, और क्योंकि ये बहुत ही पुराने और घिस चुके हैं तो ये शार्प बाउंड्रीज भी आपकी खत्म हो जाएगी, यानी ये जो बाउंड्रीज भले ही मैंने बनाई है जिससे आप अच्छे से देख के समझ पाओ कि बाउंड्रीज भी पूरे तरीके खत्म हो जाएंगी। ये जो बाउंड्री आप देख पा रहे हैं पूरे तरीके खत्म हो जाएगी, तो आपको बस एक ऐसा टुकड़ा सा यहाँ पर दिखेगा जो कि बाकी सबसे ऊंचा होगा, जो कि ना इधर से होगा इसके कुछ ना उधर से होगा। ये जो टुकड़ा आप देख रहे हैं यही आपका एक रेसिडुअल माउंटेन बन गया है, आपके सामने तैयार है। और ये कुछ ज्यादा स्मूथ नहीं होगा, इधर की तरफ भी आपको एक वैली देखने को मिल सकती है, इधर की तरफ भी आपको एक वैली देखने को मिल सकती है, और बीच वाला जो होगा आपका रेसिडुअल माउंटेन आप कहेंगे कहलाया जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस, और भी बहुत तरीके बनता है ओवरऑल जो एक रेसिडुअल माउंटेन है इस टाइप से बनता है। इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, इससे क्वेश्चन ये आ सकता है कौन सा ऐसा है जो कि सबसे जो जिसके अंदर जिससे नापे जुड़ा हुआ है। इससे वैसे डायरेक्टली सवाल नहीं आता, इससे एक ही सवाल आता है कि अरावली कौन से टाइप का है। अरावली जो है इसी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है, अरावली एक टाइप का रेसिडुअल माउंटेन है। यही पेपर सवाल पूछता है, इसके अलावा तो जो है और कोई सवाल नहीं पूछता। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब समझ पा रहे हैं। एक दिन मोनालिसा नहीं यार, ठीक है, अब जितना आता है बना देते हैं। कॉलेज में तो मैंने ईडी की ड्राइंग बहुत ही कम करी, सच बता रहा हूँ, बहुत ही कम करी। वहां तो बस मैंने गलती यही करी कि मैंने बनवा, और बस ऐसे ही बना देते थे तो मैं ही बनवा लेता था, आराम रहता था थोड़ा, बाकी तो कुछ नहीं। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? डिनंडेशन का मतलब होता है एक टाइप से आप इसे वेदरिंग समझ सकते हो। जो भी रीजंस हैं जैसे कि हवा और पानी, जैसे कि फ्रॉस्ट हो गया, बारिश हो गई, इन सब की वजह से जो ये सब घिस जाता है, इसे आप डिनंडेशन का रूप कह सकते हैं। नोट कैसे करना है ये थोड़ा सा पेचीदा काम है, आप चाहें तो इसकी फोटो बना सकते हैं, और यही एक देखो तरीका हो सकता है। रफ में आप बना सकते हैं जितना आप बना पाए, वैसे तो सारा ही बना लेंगे, ऐसा कुछ इसमें टेक्निकल है नहीं। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, मैंने आपको ये समझाया कि जो माउंटेन्स हैं वो 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको फोल्ड माउंटेन सिखाए, और फोल्ड माउंटेन जो है इसमें हमने क्रेस्ट और ट्रोल पढ़ा। एक काम करता हूँ, मैं डिक्टेट कर देता हूँ कौन-कौन सी लाइनें आपको नोट करनी है। आप चाहे बाद में नोट करना, चाहे अभी नोट करना, वो लाइन्स आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, उससे काम बन जाएगा। जो जिस पे मैं मार्क करूँगा वो आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, ठीक है जी? इससे पहले का यहाँ तक आपको सब कुछ नोट करना है। ठीक है? यहाँ यहाँ तक का तो आपको देखो सब नोट करना होगा, बिकॉज़ ये डेटा थ्योरेटिकल डेटा है, ये तो सारा आपको नोट करना पड़ेगा। इसके बाद हमने देखा फोल्ड माउंटेन में जो आपको लाइन नोट करनी है, वो ये नोट करनी है कि ये बनता है बेंडिंग की वजह से, और दूसरे नंबर पे इसमें क्रेस्ट और ट्रो देखने को मिलती है। ऊपर वाला एंटीक्लाइन, नीचे वाला सिंक्लाइन कहलाता है। क्रेस्ट इज इक्वल टू एंटीक्लाइन, ट्रो इज इक्वल टू सिंक्लाइन। ये मेरे हिसाब से बना लेंगे, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है। आगे चलते हैं। फोर्स को स्ट्रेस कहते हैं इस केस में, जो कि मैग्मा के ऊपर लगती है, जो कि क्या करता है, पुश करता है। इसी वजह से यंग फोल्ड माउंटेन्स आर रिलेटेड टू वोल्केनिक ओरिजिन। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने नोट कर लिया। इसके बाद ये पूरा फोटो बनाना है, इसमें ये बनाना ही चाहिए मेरे हिसाब से आपको, 5वां भी आपको बनाना चाहिए। और ब्लॉक माउंटेन बेंडिंग से नहीं जुड़े हैं, क्रैक से जुड़े हैं, यानी क्रैकिंग से जुड़े हैं, फॉल्टिंग से जुड़े हैं। इसके अलावा 2 लेयर्स आपकी आमने-सामने आएगी, तो क्या होगा, साइड वाले ऊपर उठ जाएंगे, बीच वाले रिफ्ट वैली हो जाएगी। 2 लेयर्स दूर जाएंगी तो बीच वाला सामान नीचे गिर जाएगा, और बीच वाली रिफ्ट वैली होगी। और बाकी दोनों के आपको टेक्निकल नाम मैंने बता दिए। एक आपके सामने मैंने ये बनाया है, और दूसरा मैंने आपके सामने जो बनाया था, ये तो आपका था कंप्रेशन वाला। ये कौन सा था बताएं? ये कंप्रेशन वाला था ना अपना? ये यहाँ से भी यार शेड होना चाहिए तभी आगे। ये आपका जो है कंप्रेशन वाला मैंने आपके लिए बनाया, और वो जो दूसरे वाला है वो आपका टेंशन वाला है। ये जो बनाया है आपके लिए टेंशन वाला बनाया है। इसके बाद हमने देखा कि जो वोल्केनिक माउंटेन है वो कैसे बनता है। सर्कम पैसिफिक बेल्ट जो है या तो यंग फोल्ड माउंटेन से जुड़ी है, या फिर आपकी रिंग ऑफ फायर से जुड़ी हुई है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, और फाइनली मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है वो मैंने आपको दिया रेसिडुअल माउंटेन का। आप यहाँ पर अपने सामने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं अच्छे से। यहाँ पर आपका टेंशन का मतलब जो मैग्मा नीचे से पुश कर रहा है, वो उसे हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। अब अगले दिन जब हम मिलेंगे तो पहली हेडिंग आप डालेंगे हाउ वर हिमालयस फॉर्म, या फिर फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। आप जिस भी तरीके हेडिंग डालना चाहे डाल सकते हैं। अगले सेशन में मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा कि यंग फोल्ड क्या होते हैं, कैसे होते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको सब कुछ समझ आ गया है, और आप चीज़ों को रिवाइज़ करके आएँगे, ठीक है? अब आपकी जो क्लास है 6:30 बजे आपकी स्पेशल क्लास है, और उसके बाद आपकी रात के 10 से 12 बजे जो क्लास है वो आपकी क्लास रहेगी आपकी फिजिक्स की, जो कि पुराना साइंस का कोर्स है, आप चाहें उसे लगा सकते हैं। बाकी कल से मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए कि 2-2 क्लासेस आपकी स्पेशल कर दूं, जिससे कि आपके लिए थोड़ा सा चीजें जो है ईजी रहे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आप सभी से 6:30 वाली
कर रहा हूँ कि जो मैं एक्स्ट्रा आपके लिए कोशिश करता हूँ कि एक एफर्ट लगाया जाए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए और बस यही उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन उससे हो जाएगा।